हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग अपने सेकेंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स करवाए थे। आज ठीक उसके बाद से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के क्लास को आगे बढ़ाने के पहले ना एक बार देख लेते हैं पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था। एकदम फटाफट से पहले रिवाइज कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी को स्टडी हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक होता है इन डेप्थ स्टडी, एक होता है ब्रॉडर लेवल पे, ऊपर ऊपर का स्टडी। जब हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो स्टडी, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये पार्ट हो जाता है। और जब हम लोग ब्रॉडर लेवल पे स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हम लोग इकोनॉमी को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी में ना मेनली दो मेजर प्लेयर होते हैं, एक को बोलते हैं प्रोड्यूसर, एक को बोलते हैं कंज्यूमर। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, किन के लिए? कंज्यूमर के लिए। और कंज्यूमर वो होते हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए डिमांड क्रिएट करता है। तो कंज्यूमर डिमांड क्रिएट करता है इकोनॉमी में, और प्रोड्यूसर उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए होते हैं रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलती है। इकोनॉमी में ऑलरेडी नेचर हमें सारे रिसोर्सेज देती है, लेकिन जो भी रिसोर्सेज इकोनॉमी में होती है ना, वो सारे लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज जो भी इकोनॉमी में होती है वो सारे के सारे लिमिटेड होते हैं, जिनसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन ह्यूमन वांट्स जो है वो क्या होते हैं? अनलिमिटेड। ध्यान से सुनना, इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड, लेकिन ह्यूमन वांट क्या है? अनलिमिटेड। आ जाओ, इसका मतलब हमें लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करना है। लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें क्या करना है? अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करना है। अब क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, वांट अनलिमिटेड है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें करना पड़ता है सिलेक्शन। ठीक है, क्या चीज़ का सिलेक्शन? कि कौन से वांट को पहले सेटिस्फाई करना है, किसको बाद में सेटिस्फाई करना है। ये डिपेंड करता है हमारी प्रायोरिटी के बेसिस पे, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं यूटिलिटी। जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसका मतलब उस चीज़ में सबसे ज़्यादा यूटिलिटी है, और उस चीज़ को आप पहले प्रायोरिटी दोगे, उस वांट को पहले सेटिस्फाई करोगे। तो एक कंज्यूमर जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो अनलिमिटेड वांट को कैसे सेटिस्फाई करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। अब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और कंज्यूमर के जो वांट्स है वो अनलिमिटेड होते हैं, तो यहाँ पर इकोनॉमी में ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जिनको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। यानी किसी भी सोसाइटी में, किसी भी इकोनॉमी में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं, फंडामेंटली कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस। आखिर इकोनॉमी में क्या चीजें बनानी चाहिए? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे? फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है, किसके लिए बनाना है। तो किसी भी इकोनॉमी में ये 3 मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ये हर इकोनॉमी में होगा ही होगा। क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए बनाना है। अब ये सवाल है कि ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होते हैं? ये प्रॉब्लम अराइज होते हैं, ध्यान से सुनना, ये प्रॉब्लम अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी, तो स्केर्सिटी आखिर क्यों होता है बोलो? स्केर्सिटी के पीछे कारण ये है कि डिमांड जो है ह्यूमन के, वो क्या है? अनलिमिटेड है, जबकि जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है।
तो रिसोर्सेज जो वो कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमें लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट को फुलफिल करना है। तो ह्यूमन वांट क्या होता है? ह्यूमन वांट अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड को इंसान वांट करेगा तो हर चीज़ के लिए वो डिमांड कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं सप्लाई हो पा रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। तो इकोनॉमी में ना मेन प्रॉब्लम यही है, इकोनॉमी में मेन प्रॉब्लम है रिसोर्सेज आर लिमिटेड वेयर एज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जब भी ऐसा होगा ना कि इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, तो हमेशा इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम होगा, स्केर्सिटी, यानी कि शॉर्टेज। स्केर्सिटी का प्रॉब्लम होगा। स्केर्सिटी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। क्या सिलेक्शन करना पड़ता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसका डिसीजन लेना पड़ता है। समझ में आया? व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब हमें क्या प्रोड्यूस करना है। कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोड्यूस करना है? हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे बताओ? देखो, हर एक रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, याद रखना, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूज। यानी इकोनॉमिक्स में ऐसा हम लोग मानते हैं कि कोई भी रिसोर्स एक काम में नहीं आ सकता, मल्टीपल काम में आ सकता है। हर एक रिसोर्स मल्टीपल काम में आ सकता है। अब हमें कौन से काम में लाना है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। सपोज यू हैव अ प्लॉट ऑफ लैंड, तो प्लॉट ऑफ लैंड कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। अब तुम्हें किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करना है ये तुम्हें डिसाइड करना है। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि मान लो कोई फार्मिंग कर सकता है, कोई उसमें एग्रीकल्चर कर सकता है, कोई उसमें फिशिंग कर सकता है, उसमें गड्ढा करके तालाब बना दिया, उसमें मछली पालन कर रहा है, कुछ भी कर सकता है। तो बोलने का मतलब है कि प्लॉट ऑफ लैंड को अगर हम लोग एक रिसोर्स माने तो ये रिसोर्स को हम लोग कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब जब मल्टीपल वेज से यूज़ कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर तुम्हें चॉइस करना पड़ेगा कि इसको कैसे यूज़ करें। देखो, जिसका एक ही यूज़ है उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम देखो, ये मान लो ये एक रिमोट है, ठीक है, ये एसी का रिमोट है। इसका हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं एसी को ऑपरेट करने के लिए? टेम्परेचर कम करना है, ज़्यादा करना है, या जो भी चीज़ें हैं, एयर कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा इसका और क्या इस्तेमाल है? कुछ भी नहीं। तो इस चीज़ का एक ही यूज़ है, सिंगल यूज़ है। तो इसका सिंगल यूज़ है, तो इसमें तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसका क्या करें, कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका कोई मल्टीपल यूज़ है ही नहीं। इट हैज़ ओनली वन यूज़। तो किसी भी चीज़ जिसका सिंगल यूज़ होता है ना, वहाँ पर सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जिसके मल्टीपल यूज़ हो सकते हैं, वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। जैसे कि अगर मान लो आपके पास बहुत सारे आम है, मैंगोज, ठीक है। अब आम का बागान है, ठीक है, आम का बागान है, आप मैंगो प्रोड्यूस कर रहे हो। अब आप सोचो कि इस मैंगो को मेरे को कैसे यूज़ करना है। अब मैंगो को आप क्या कर सकते हो? रॉ बेच सकते हो एज अ फ्रूट। मैंगो को आप क्या कर सकते हो? पिकल बना के पिकल की तरह भी बेच सकते हो, तो उसका भी एक मार्केट है। मैंगो पिकल भी बिकता है मार्केट में। आप उसको जैम में कन्वर्ट करके मैंगो जैम भी बना सकते हो। समझ में आ रहा है? या फिर आप उसको अलग से किसी रेस्टोरेंट वगैरह में मान लो आप फ्रूट सैलेड की तरह यूज़ कर सकते हो, या मैंगो जूस बना सकते हो। तो एक मैंगो कितने तरीके से काम आ सकता है। मैंगो को हम लोग वैसे खा सकते हैं, कट करके रॉ खा सकते हैं, जूस बना सकते हैं, उसको पिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतने सारे मल्टीपल यूज़ हैं। अब तुम्हें मैंगो को कैसे यूज़ करना है ये कैसे डिसाइड करोगी? जिससे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट होगा वही काम करेंगे। हम लोग देखेंगे, अगर मेरे पास मान लो सपोज 5 kgs ऑफ मैंगो है, तो इसको किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मेरे को कौन से यूटिलाइजेशन में होगा। अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं, मैंगो को अगर जूस में कन्वर्ट कर दे तो जूस से ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा प्राइस में बिकेगा, ऐसा कुछ जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो अपने क्या करेंगे, मैंगो को जूस में यूज़ करेंगे। अगर लगता है कि नहीं, इससे अच्छा कुछ और दूसरा यूज़ करेंगे तो उससे ज़्यादा फायदा होगा, तो वो करेंगे। तो हर कोई ना किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करता है तो वो अपना बेस्ट बेनिफिट देखता है, वो अपना बेस्ट एडवांटेज देखता है। इसी तरीके से जब कंज्यूमर होता है ना, कंज्यूमर जब अलग अलग कमोडिटीज़ को कंपेयर करता है कि मेरे को कौन सा कमोडिटी कंज्यूम करना है, कौन सा कमोडिटी बाई करना है, तो कंज्यूमर क्या देखता है मालूम है? कि मेरे को सबसे ज़्यादा यूटिलिटी किस में मिल रहा है। प्रोड्यूसर इसका ठीक उल्टा, प्रोड्यूसर जब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है वो क्या देखता है? सबसे ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट किस में हो रहा है। तो प्रोड्यूसर क्या देखेगा? मेरा सबसे ज़्यादा रिटर्न किस में, प्रॉफिट किस में, फ़ायदा किस में। कंज्यूमर क्या देखेगा? सबसे ज़्यादा मेरा यूटिलिटी किस में। कंज्यूमर का गोल क्या होता है? यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना। प्रोड्यूसर का गोल क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो इस तरीके से यहाँ पर सवाल बन जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो आपको क्या प्रोड्यूस करना है ये डिपेंड करेगा इकोनॉमी में लोगों को क्या चाहिए। एज अ प्रोड्यूसर, सपोज
दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब आप लोग अपने आप को प्रोड्यूसर समझो, आप क्या प्रोड्यूस करोगे? आपके पास सर्टेन रिसोर्सेज है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि रिसोर्सेज के मल्टीपल यूज है। यू हैव सर्टेन रिसोर्सेज, आउट ऑफ दैट यू कैन प्रोड्यूस मेनी थिंग्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल यू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करोगे? तुम देखोगे कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर का यूटिलिटी किसमें, कंज्यूमर का वांट किससे सेटिस्फाई होगा, जिससे कंज्यूमर का वांट सेटिस्फाई होगा वही प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा कोई चीज़ थोड़ी प्रोड्यूस करोगे जिसमें कोई यूटिलिटी नहीं है, जिससे कंज्यूमर का वांट नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि मैं वो चीज़ बनाऊंगा जिससे इकोनॉमी में कंज्यूमर्स के वांट सेटिस्फाई हो सके, कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी मिल सके, क्योंकि कंज्यूमर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना। और अगर आप कंज्यूमर के यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हो, कंज्यूमर के लिए बेस्ट प्रोडक्ट बनाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, आप भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे, आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा। तो पहला डिसीजन हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस। अब सवाल है कि बनाएंगे कैसे? मैंने डिसाइड कर लिया क्या बनाना है। सपोज कमोडिटी ए अपने प्रोड्यूस करेंगे। अब सवाल है कि कैसे बनाएंगे? बनाने के दो तरीके हैं, इकोनॉमिक्स में बोला जाता है। एक होता है लेबर इंटेंसिव और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जब आप ह्यूमन लेबर को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और इक्विपमेंट, मशीनरी, टूल्स ये सब का कम यूज़ कर रहे हो। तो अगर कोई भी ऐसा काम जिसमें ह्यूमन लेबर ज़्यादा है, इक्विपमेंट, मशीनरी का इस्तेमाल कम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कम हो रहा है, इसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन। और ऐसा कोई सामान जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम है, बल्कि मशीन, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी ये सब ज़्यादा लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है। अब जैसे हम लोग जब गांव में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे घर में ऐसे हाउस होल्ड लेडीज़ हैं जो घर में कुछ ना कुछ बना रही है। जैसे कुछ लेडीज़ हैं जो हमें दिखता है टोकरी बना रही है, टोकरी समझते हो? टोकरी बना रही है। कोई चटाई बना रही है, जो कारपेट होता है ना वो बिचाली का वो बनाते हैं, वो बना रही है। कोई पापड़ बना रही है, घर घर में पापड़ बनता है। कोई अगरबत्ती बना रही है, कोई क्या बना रही है? अचार बना रही है। ऐसे जब तुम देखोगे, इनको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब घर घर में चलने वाले छोटे मोटे जो इंडस्ट्री होते हैं, हिंदी में कुटीर उद्योग बोलते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये सारे जो काम होते हैं ना, इसमें मशीन वगैरह का कोई खास यूज़ नहीं होता है। घर की जो औरतें होते हैं, घरेलू औरतें होते हैं, वो लोग क्या करते हैं अपने समय के अनुसार, जब उनको समय मिलता है, क्योंकि उन्हें घर की भी काम करनी होती है, उसके अलावा जब भी उन्हें समय मिलता है वो क्या करते हैं? अपना खाली समय में ये सब करते हैं। कोई टोकरी बना रहा है, कोई अगरबत्ती बना रहा है, कोई पापड़ बना रहा है। इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं? चीज़ों को बनाते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके वो मार्केट में जाते हैं। इस तरह के प्रोडक्शन को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव, जहाँ पर इक्विपमेंट, मशीन ये सब का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ज़्यादातर काम किससे हो रहा है? ह्यूमन एफर्ट से हो रहा है। और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। जब हम लोग किसी बड़े फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कोई चीज़ बन रहा है, जैसे कोई भी मान लो गारमेंट, जैसे हम लोग ये ड्रेस पहनते हैं, टी शर्ट, ट्राउज़र, जो भी हम लोग पहनते हैं, ये सारे बल्क में बनते हैं बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में। तो किसी भी फैक्ट्री में जब हम लोग जाएंगे ना, तो देखेंगे वहाँ पर जो कमोडिटीज़, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो मशीन के हेल्प से बन रहे हैं। हाँ, वहाँ लेबर भी है पर कम है। लेबर किस काम में है? मशीन को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, क्योंकि मशीन तो अपने आप नहीं चलेगा ना, मशीन को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए भी लेबर चाहिए। तो वहाँ भी लेबर होते हैं, लेकिन लेबर का जो रोल है वो कम होता है। लेबर का रोल कम होता है। मेन रोल किसका होता है? मशीन का। और काफ़ी फास्ट प्रोडक्शन होता है, बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है। इस तरह के प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल इंटेंसिव। तो सेकेंड क्वेश्चन अपना क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, लेबर से या कैपिटल से? अब कैसे करेंगे ये डिपेंड करेगा आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ है। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट अच्छा कर सकते हो, तो फिर आप कैपिटल इंटेंसिव करो। अदरवाइज आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपके पास उतना सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर आप लेबर इंटेंसिव करो। समझ में आ रहा है? फॉर होम टू प्रोड्यूस, आपको देखना पड़ेगा कि जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ वो किसके लिए बना रहा हूँ। जैसे कुछ चीज़ें होती है जो सभी के काम में आती है, जनरल यूज़ के लिए। कुछ चीज़ें होती है जो किसी स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल के लिए या किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए बनाई जाती है। तो आपके कस्टमर कौन है, आप किन के लिए बना रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो कोई फूड आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, तो फूड आइटम तो सभी के लिए जनरल यूज़ कमोडिटी है, तो इसमें आपका मार्केट वाइड है, सभी के लिए बन रहा है। लेकिन कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल के लिए आप बना रहे हो। जैसे कि समझो अगर कोई कंपनी है वो रेलवे वैगन बना रही है। रेलवे वैगन मतलब समझते हो? जो रेलगाड़ी चलती है ना, उसके पार्ट्स। तो रेलगाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं, जो रेलगाड़ी की जो व्हील होती है, लोहे की व्हील होती है, जो रेलवे की ट्रैक होती है, ये भी तो कोई बन रहा है, कोई कंपनी बना रहा है।
लेकिन ये जो भी बना रहा है किसके लिए बना रहा है? आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए? नो। इसके कस्टमर कौन होंगे? गवर्नमेंट, यस, रेलवे। तो इंडियन रेलवे ही खरीदेंगे। कोई कंपनी है वो बना रहे हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन, तो ये किसके लिए बन रहा है? सबके लिए तो बन नहीं रहा है। ये भी डिफेंस में जाएगा, तो इंडियन डिफेंस के जो लोग हैं वो लोग ही खरीदेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जो कुछ चीज़ें सभी के लिए होती है, कुछ चीज़ें स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल के लिए होती है, कुछ चीज़ें क्या होती है एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए होती है। इसमें भी क्या होता है ना, दो तरह के गुड्स होते हैं, एक को बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, एक को बोलते हैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, वन टाइम यूज़, इसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। और कैपिटल गुड्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो दोबारा से कोई नई चीज़ बनाने के काम आती है। कैपिटल गुड्स मतलब कोई इक्विपमेंट, कोई मशीन। तो जैसे कोई मशीन है, वो मशीन भी तो कोई बना रहा होगा ना, मशीन भी तो कहीं बनता है, तो मशीन भी बनाने वाली कंपनी है, उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो दो तरह के गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। समझ में आ रहा? कंज्यूमर गुड्स का एग्जांपल दो, तो कंज्यूमर गुड्स का कोई भी एग्जांपल दो तीन बताओ सुभाषिस। सॉल्ट, ठीक है, वेरी गुड। और हाँ, ठीक है, वेरी गुड। और बताओ, बताते जाओ। ठीक है, जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट जिसका एंड यूज़ हम लोग करते हैं, जैसे इवन जो क्लोथिंग्स है, ठीक है, शर्ट, टी शर्ट, ये सब क्या है? ये सब कंज्यूमर गुड्स है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसने टूथब्रश बोला, ठीक है, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सब क्या? कंज्यूमर गुड्स है, यानी कि ये सब हम लोग खरीदते हैं और यूज़ करते हैं। वी आर दी एंड यूज़र। ठीक है, इन प्रोडक्ट से कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनाते, ये खरीदते हैं और यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जिनसे हम लोग कुछ नया चीज़ बनाते हैं। जैसे मान लो स्विंग मशीन, तो अगर कोई टेलर है, उसने एक स्विंग मशीन खरीदा, तो क्या उसके लिए वो कंज्यूमर गुड्स है? नहीं, वो उससे कुछ और नई चीज़ें बनाएगा, है ना, कोई ड्रेस वगैरह बनाएगा। और फैक्ट्री में जो और भी अलग अलग तरह की मशीन्स होती है, वो सारी मशीन्स फिर से कुछ नया प्रोडक्शन करने काम आती है, इसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो आपको ये भी देखना है, तो जो कंज्यूमर गुड्स होता है वो किन के लिए होता है? कंज्यूमर गुड्स होता है हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। कैपिटल गुड्स किसके लिए होता है? फर्म के लिए। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, आप हाउस होल्ड के लिए बना रहे हो कि फर्म के लिए बना? हाउस होल्ड का मतलब होता है कंज्यूमर्स, हम लोग। तो हम लोग जो है हाउस होल्ड सेक्टर है, कंज्यूमर्स को हाउस होल्ड बोलते हैं। तो हाउस होल्ड के लिए कौन सा गुड्स बनाया जाता है? कंज्यूमर गुड्स। और जो फर्म्स होते हैं, फर्म्स मतलब प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के लिए क्या बनाया जाता है? कैपिटल गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? कैपिटल गुड्स चाहिए। तो ये तीन मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। एक बार देखते हैं। तो इस नोट्स में नहीं है, ठीक है। माइक्रो मैक्रो ये सब मैंने डिस्कस कर दिया। नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, किसी को याद है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव क्या होता है? हाँ बोलो। Positive economics is it's a fact. It's a statement which has facts. And it is objective. For example, India has the highest population in the world. ठीक है, और नॉर्मेटिव? Normative economics is based on what should be. यस, बेस्ड ऑन अजम्पशन, ओपिनियन। ठीक है, ठीक है, ये सब आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आईसी बोर्ड में ये नहीं है पॉजिटिव नॉर्मेटिव, ये सीबीएसई में है, ठीक है। चलो, अच्छा, एक और टॉपिक है वो आईसी स्पेसिफिक है, उसको थोड़ी देर के बाद लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग अभी फर्स्ट टॉपिक में क्या समझे? फर्स्ट टॉपिक जो है वो अपना इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी है। इसमें क्या समझे, सुनना ध्यान से। हम लोगों ने समझा इकोनॉमी की स्टडी दो तरीके से करते हैं, माइक्रो और मैक्रो लेवल पे। इकोनॉमी में रिसोर्सेज होती है लिमिटेड, वांट होते हैं ह्यूमन के अनलिमिटेड, इसके वजह से क्रिएट होती है स्केर्सिटी, और स्केर्सिटी की वजह से हमें करना पड़ता है सिलेक्शन। और यहाँ पर इकोनॉमी की तीन मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है।
एक को बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरे को बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस एंड तीसरे को क्या बोलते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये सारा चीज़ समझ में आया। चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इकोनॉमी ना 3 टाइप की होती है। देखो ध्यान से, इकोनॉमी होती है 3 तरह की, नेचर एंड टाइप ऑफ इकोनॉमी। ध्यान से देखना, चलो यहां से सीधा पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इकोनॉमी 3 तरह की होती है। एक को बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फर्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक को बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी और एक को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का एक दूसरा नाम भी है फ्री इकोनॉमी। ठीक है, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का नाम है कंट्रोल्ड इकोनॉमी। अब ध्यान से देखना क्या डिफरेंस है, एक एक करके मैं रीड कर रहा हूं, स्क्रीन पे भी दिखेगा। सबसे पहले देखो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ, फर्स्ट कॉलम में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दीज इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी। कोई ऐसी इकोनॉमी जहां पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ध्यान से सुनना, कोई ऐसी इकोनॉमी जहां पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो फ्री नहीं है, मतलब वो कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है या गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कोई अथॉरिटी है वो कंट्रोल कर रहा है। यानी क्या प्रोड्यूस होना, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब देखो लिखा हुआ है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, बहुत हद तक ये क्या है, कंट्रोल्ड है। तो इस तरह के इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड मतलब सेंट्रल की तरफ से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हेड जो अथॉरिटी है उसके तरफ से ये डिसाइड हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं सोसाइटी में, इकोनॉमी में, वो ज़्यादातर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए लिए जाते हैं। इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी कि लोगों के भलाई के लिए। आगे देखो, द कंज्यूमर इज नॉट सोवरेन, द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द पीपल। यानी कि कंज्यूमर की अपनी मर्जी यहां पर नहीं चलती है, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, गवर्नमेंट को ही हम लोग सेंट्रल अथॉरिटी बोल रहे हैं। यहां क्या बोल रहा है, सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड्स मतलब गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द पीपल। लास्ट देखो, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो गवर्नमेंट ओन करते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइड्स एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करता है कि किस चीज को आपको प्रोड्यूस करना है और मार्केट में किस प्राइस पे बिकेगा, ये सारा चीज गवर्नमेंट के अनुसार होता है। यानी कोई भी चीज यहाँ पर प्रोड्यूसर या कंज्यूमर अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। पब्लिक सेक्टर यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। कोई एग्जाम्पल बता सकते हो क्या? हाँ कोई कर, वेरी गुड, राइट, गुड। देखो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया तो एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, चाइना को भी हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं। हालांकि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया में ऐसा बोलता है या फिर अपने आप को दिखाता है कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, मतलब इट प्रिटेंड्स टू बी और इट क्लेम्स टू बी मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन रियलिटी ये है, ऑन ग्राउंड रियलिटी, जो कि आज एक हिडन सीक्रेट है, सॉरी ओपन सीक्रेट है कि चाइना क्या है, वो अपने आप को क्या बोलता है और वो क्या है ये सबको दुनिया में पता है। तो रियलिटी ये है कि चाइना जो है कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। चाइना के अंदर कोई भी चीज़ गवर्नमेंट के परमिशन या रेगुलेशन के बिना नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट हर चीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, वो जो चाहेगा वही होगा देश में। कौन सा न्यूज़ बाहर निकलना है, कौन सा न्यूज़ को सप्रेस कर देना है, किस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना है, किस चीज़ का प्रोडक्शन, इवन पॉपुलेशन, कब पॉपुलेशन इंक्रीज़ करना है, कब पॉपुलेशन डिक्रीज़ करना, सब सारा चीज़। और इससे भी एक लेवल ऊपर जाकर नॉर्थ कोरिया, इसका तो कहानी हम लोग सभी जानते हैं। आपके हेयर कट से लेकर ड्रेसिंग तक, आपके घर पे
फोटो भी वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं प्रेसिडेंट का लगना पड़ेगा। मतलब आप अपने प्रभु भगवान का फोटो लगाओ नहीं लगाओ, लेकिन उनको आप प्रभु मान के जरूर लगा लो फोटो। इस हद तक वो लोग डोमिनेट करते हैं वहाँ के लोगों को, ठीक है। पर एनीवेज, तो यहाँ पर हम लोग ये सब पर्सनल चीज़ों को लेकर ये नहीं करेंगे, यहाँ पर बिजनेस और इकोनॉमी के एंगल से बता रहा है। तो देखो इकोनॉमी में क्या होती है ना, ये ऐसा इकोनॉमी का फॉर्मेशन क्यों बना, किसी भी इकोनॉमी में क्या बनना चाहिए, ये नॉर्मली किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि लोगों की ज़रूरतें क्या है। इकोनॉमी में क्या बनना चाहिए ये डिपेंड करता है लोगों की ज़रूरतें क्या है। लेकिन मालूम है क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे इकोनॉमी में जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, वो झूठ मूठ का एक नया चीज़ का डिमांड क्रिएट करते हैं। ध्यान से सुनना जो चीज़ बता रहे इस ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसके पीछे का लॉजिक बता रहे हैं। नॉर्मली किसी भी इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, क्या बनना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि लोगों की जो ज़रूरत है वही बनाओ। तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है ना, कंट्रोल्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ये यही बोलता है। कंट्रोल्ड इकोनॉमी का मतलब गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, और गवर्नमेंट क्या चाहता है, अपने लोगों की भलाई, सोसाइटी की भलाई। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में या कंट्रोल्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट हर चीज़ को कंट्रोल करता है, सारा रिसोर्सेज गवर्नमेंट का होता है, और क्या प्रोड्यूस करना है ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, किस दाम में सेल करना है ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। यानी गवर्नमेंट जो है उसके पास पूरा अथॉरिटी है। गवर्नमेंट देखेगा लोगों की ज़रूरतें क्या है, लोगों को क्या चाहिए, उसके अनुसार गवर्नमेंट बोलेगा ये चीज़ वो बनाओ, ये चीज़ मत बनाओ, इस दाम में बेचो। अब जैसे मनमानी नहीं कर सकता, कोई प्रोड्यूसर बोलेगा नहीं इस प्रोडक्ट को हम इतने दाम में बेचेंगे। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है नहीं ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट बोलेगा नहीं इसका दाम कम करो, लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमारे देश की जनता जो इतना दे नहीं पाएगी, तो आप इसको दाम कम करो। यानी कि घूम फिर कर क्या प्रोड्यूस करना है ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करता है, कितने में बेचना है गवर्नमेंट डिसाइड करता है। और ये सभी के पीछे मेन मोटिव होता है सोसाइटी के नीड को ध्यान में रखना। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग ऐसा अक्सर देखते हैं बहुत सारे टाइम पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फर्म्स होते हैं, जो चीज़ों को बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं पता है, वो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को नहीं बनाते हैं, वो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को नहीं बनाते हैं, वो अपने फ़ायदे के हिसाब से बनाते हैं। नॉर्मली ध्यान से देखना, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो क्या प्रोड्यूस करने में इंटरेस्ट करेंगे, तुम लोग खुद ही सोचो। अगर कोई प्रोड्यूसर है, वो कोई प्रोडक्ट या कमोडिटी बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो होना क्या चाहिए लॉजिकली, कि जो लोगों की ज़रूरत है वो बनाना चाहिए। पर लोग प्रैक्टिकली कई बार ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं बोलेंगे कि सभी लोग ऐसा करते हैं, पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा देखा गया है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको लोगों के बारे में ज़्यादा पड़ा हुआ नहीं है कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों की ज़रूरत क्या है, लोगों को बेस्ट चीज़ बना कर दे, रीजनेबल प्राइस पे बना कर दे, ये सब नहीं सोचते। वो देखते हैं कि हमें किस चीज़ को बनाने में ज़्यादा फ़ायदा है, समझ में आ रहा है, और वो अपने फ़ायदे के लिए वो चीज़ों को बनाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस चीज़ की कोई सोसाइटी को ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ का कोई डिमांड नहीं है, ऐसे चीज़ों का डिमांड आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। ऐसा कोई एग्जाम्पल याद कर सकते हो क्या कि कोई चीज़ है जिसका आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट किया गया? सोचो तो, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट किया गया, ऐसा कोई चीज़ याद करो, सोचो, दिमाग लगाओ, जिसकी कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है लेकिन लोग खरीद रहे हैं। सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स को देख के इन्फ्लुएंसर्स को नहीं वो नहीं बोल रहे। ऐसा कोई कमोडिटी जो सोसाइटी को चाहिए नहीं है सच, मतलब उसके ना होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, it is necessary for higher level, but every year they produce new varieties, new model, and somehow people are like somehow forced to buy it. ठीक है, और बताओ, और बताओ, सोचो। कभी कभी देखना कुछ कुछ कंपनी अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग इस तरीके से करते हैं जैसे कि ये बहुत ज़रूरी है, ये प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है, ये प्रोडक्ट अगर आपके पास नहीं है ना तो फिर आप क्यों ही जी रहे हो, मतलब ऐसा है, ये तो होना ही चाहिए आपके पास, ये क्यों नहीं है आपके पास, जबकि वो प्रोडक्ट इतना ज़रूरी होता नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, आज के टाइम पे छोटे बच्चों के लिए कॉम्प्लान है ना, बूस्ट, फिर बॉर्नविटा, इस तरह के एनर्जी ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक दिखाते हैं।
और तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, इन लोग क्या दिखाते हैं अपने ऐड को, अगर तुम लोग स्मार्टली ऑब्जर्व करोगे तो इन लोग किस तरीके से दिखाते हैं कि अगर बच्चे कम उम्र के, इनकी हाइट बढ़ रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइट बढ़ना, और अगर आप ध्यान नहीं दोगे सही समय पे तो आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी। तो आपको इस चीज़ को सही समय पे ध्यान देना है, और क्या करना है इसके लिए, कॉम्प्लान पिलाना है, ठीक है। अगर आपका बच्चा सुस्त है, ढीला ढीला है, बहुत ही क्या बोलता है, आलसी है, तो आपको उसको एनर्जी के लिए क्या करना होगा, बूस्ट पिलाना होगा। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ऐसा बोलता ना सचिन तेंदुलकर। और अगर आपका बच्चा भोंदू है, दिमाग से थोड़ा सा मंद बुद्धि है, तो आपको उसको बोनवीटा पिलाना पड़ेगा। एक मूवी में तो बोनवीटा का पूरा भरपूर ऐड हुआ है, हाँ देखे हो, हीरो बोल रहा है कि मम्मी मुझे रोज बोनवीटा पिलाती है। तो तुम समझो, एक्चुअली में तुम्हें लगता है ये जितने भी हेल्थ ड्रिंक्स है, जितना जिस तरीके से दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली में इतना ज़्यादा ज़रूरी है और इस तरीके से काम करते हैं। बिना कॉम्प्लान के हाइट नहीं बढ़ेगी, बिना बूस्ट का बच्चे एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, कोई किसी का दिमाग नहीं चलेगा अगर कोई बोनवीटा नहीं पी रहा है। तो ऐसा कोई, तुम लोग सोचो ऐसा कोई है, लेकिन ये इस तरीके से दिखाया जा रहा है। हॉर्लिक्स भी एक एनर्जी ड्रिंक है। अब हॉर्लिक्स वाले ने क्या किया, और वैरायटी निकाल दिया, वुमेन हॉर्लिक्स, कि अब आप तो मतलब मेल पर्सन के लिए तो ठीक है, ये ठीक है, लेकिन फीमेल्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट, उनकी बायोलॉजिकली फिजिकली उनका नीड अलग है। तो आप ये वाला मत पियो, नो, इससे आपको थोड़ी फायदा होगा, आपके लिए अलग बना रहे, रुकिए, एक अलग बना दिया। डायबिटिक पेशेंट के लिए एक शुगर फ्री हॉर्लिक्स बना दिया, बच्चों के लिए एक बच्चा का क्या है, जूनियर हॉर्लिक्स बना दिया। क्या कर रहा है, इस तरीके से चीज़ों को बना के ये लोग बेच रहे हैं। घूम फिर के मालूम है क्या है, तो घूम फिर के इतनी चीज़ें चाहिए नहीं सोसाइटी को, क्योंकि इनका फ़ायदा, इनको पता है कि मार्केट में क्या चाहिए लोगों को, बस उसी को बढ़ा चढ़ा के इन लोग दिखा रहे हैं। फेयर एंड लवली दिखाते हैं अपने प्रोडक्ट में कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करो, आपका कलर का स्किन टोन इम्प्रूव हो जाएगा, और सबको पता है ऐसा कुछ होता तो है नहीं। तो ये इस तरह से एक दिखा रहे हैं। इसी तरह से तुम देखो कैडबरी क्या दिखा रहे हैं कि आपका कोई भी ओकेजन हो, आपको कैडबरी तो देना ही है। राखी है तो भाई बहन को देगा, दिवाली है तो भी आप क्या कीजिए, कैडबरी का चॉकलेट बांटिए, बर्थडे है तो भी बांटिए, कुछ भी है तो भी बांटिए, मतलब कुछ मीठा हो जाए। मतलब वो लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि कैडबरी को आज उन्होंने जो इंडियन ट्रेडिशनल जो कन्फेक्शनरी होते हैं, स्वीट डिश होते हैं, उनसे क्या बोलते हैं उसको, ये कर दिया, रिप्लेस कर दिया काफ़ी हद तक। अभी तुम देखो, कोई भी किसी का बर्थडे होता है या कुछ भी होता है, हम लोग को कहीं जाना होता है, तो नॉर्मली अपने दिमाग में क्या आता है, पहले हम लोग ये सोचते थे मीठा लेके जाते किसी गेस्ट के घर पे। वो आज के टाइम पे क्या होता है, कुछ दिमाग में समझ नहीं आता तो चल भाई सेलिब्रेशन पैक ले लेते कैडबरी का। तुमको नहीं लग रहा है ये मार्केट में आर्टिफिशियली एक डिमांड क्रिएट किया गया? ऐसा कोई डिमांड था नहीं, ये क्रिएट किया गया, ये क्रिएटेड डिमांड है। कुछ चीज़ें जो मार्केट में डिमांड होती नहीं है, वो माइंड को इन्फ्लुएंस कर करके इस तरीके से ऐड बना के डिमांड क्रिएट करते हैं। और क्यों क्रिएट करते हैं? जिससे कि ये प्रोडक्ट उनका बिक सके, क्योंकि ये प्रोडक्ट वो बना तो रहे हैं, बिकेगा तब जब मार्केट में डिमांड होगा। अब डिमांड क्रिएट किया जाता है। तुम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, देखो जो चीज़ बता रहे हैं ना, ध्यान से सुनना। एक चीज़ तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया, पिछले कुछ टाइम से एक्टर्स बियर्ड और मुस्टैच रखने लगे हैं, ऐसा तुम लोग देख रहे हो? थोड़ा पीछे चल जाओ 90s में और 80s में, पुराने एक्टर्स को याद करो। पहले के जो मेल एक्टर्स होते थे वो लोग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एकदम ना मैनली लगते थे, लेकिन इतना दाढ़ी और मूंछ रखने का कोई ज़रूरत नहीं था। अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, धर्मेंद्र, ये लोग फाइटर एक्शन हीरो थे ना, कोई रखता था वैसा नहीं। उसके बाद आओ अमिताभ बच्चन, ये लोग तो थोड़ा, तुम लोग बोले सर कहाँ पुराने ज़माने में चले गए, राजेश खन्ना और ये सब। आओ थोड़े आगे, शाहरुख खान, सलमान खान, याद करो, रखता था क्या कोई? आमिर खान कोई रखता था नहीं, क्योंकि हीरो बनने के लिए आपको एक्टिंग आनी चाहिए। एक अच्छा एक्टर, मतलब मूवी में जो हीरो है, लीड एक्टर है, इसमें आपका दाढ़ी मूंछ से कोई लेना देना नहीं है। किसी का है ठीक है, नहीं है तो कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक हीरोइक पर्सनालिटी होना चाहिए। लेकिन अभी रिसेंट ट्रेंड में क्या हो रहा है मालूम है? ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि इफ यू आर अ मैन देन यू मस्ट हैव बियर्ड, यू मस्ट हैव मुस्टैच। और एकदम अब क्या हो रहा है ना, एक हीरो एक आ रहा है, वो लंबा दाढ़ी रखा हुआ, लंबा बाल रखा हुआ, मूंछ रखा हुआ है, वो सिगरेट जला रहा है एकदम गन पॉइंट से, और एकदम
ब्लास्ट कर रहा है ना, सबको अकेला मार रहा है, और लोग बोल रहे अच्छा इतना पावरफुल, इतना मैनली, एकदम हीरोइक पर्सनालिटी, तो लग रहा है जैसे बिना दाढ़ी मूंछ का तो एक मैनली मैनहुड तो आएगा ही नहीं, ऐसा बना रहे। और तुम लोग देखो जितने भी यंग एक्टर्स आज के टाइम पे बॉलीवुड में हैं, सब दाढ़ी रखने पे आ गए। कार्तिक आर्यन बेचारा ठीक ठाक था हाल फिलहाल तक, वो भी अभी देख रहे हैं वो भी दाढ़ी वाड़ी, बच्चा जैसा शक्ल है, दाढ़ी रख लिया। उसके पहले शाहिद कपूर कितना स्मार्ट लगता था, वो भी रख लिया। ये क्यों रखा जा रहा है मालूम है? अभी सारे मूवीज में तुम देखो इस तरह का ट्रेंड चल रहा है। ये मूवीज जो बनती है ना, ये जो सारे पर्सनालिटी बनाए जाते हैं, पहले के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता था? क्योंकि पहले ऐसे प्रोडक्ट नहीं थे। अभी मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं। द मैन कंपनी, किसी ने नाम सुना है? बियर्डो, किसी ने नाम सुना है? क्या है ये सारे कंपनी, क्या करते हैं इन लोग? ये सारे कंपनी इसी चीज के लिए बने। तो अब ये जो कंपनी आए हैं, इनके प्रोडक्ट बिकेंगे कब? बियर्डो कब बिकेगा? जब लोगों के बियर्ड होंगे। अब कोई दाढ़ी नहीं है, सब क्लीन शेव्ड है, तो बोलेगा ये लोग तो खरीदेगा नहीं यार, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो इन लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्टली कंपनी को स्पॉन्सर करते हैं। ये सारे पीछे के हिडन गेम है। एक हीरो का पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए, इन लोग की कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर। इस तरीके से एक मूवी में एक्टर को पोर्ट्रे किया जाता है ना, कि एक्टर ऐसा दिखता है। आपको भी हीरो देखो, हर इंसान के अंदर लगता है ना कि हम हीरो, तो आपको भी वैसा है ना, तो मूवी देखता तो इंसान बोलता चलो यार अपने भी वही करेंगे। और तुम देखो धीरे धीरे करके अभी बहुत यंग एज से लोग दाढ़ी रखने लग जा रहे हैं। स्कूल जाते आते लोग क्या, अब देखो मेरा तो तुमको कमी मिलेगा है ना। अब हम लोग क्योंकि पुराने जनरेशन के हैं, तो हम लोग आज भी कंफर्टेबल है, ऐसे ही हल्का हल्का सा फील होता है, ठीक है। और आज के तुम टाइम पे देखना, बहुत सारे जो यंग जनरेशन यूथ है, इन लोग क्या कर रहे हैं, मुस्टैच दाढ़ी रख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, खराब है, खराब नहीं है, अपनी अपनी शौक की बात है। पर पॉइंट ये कि इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है, नॉट बिकॉज ये अच्छा है। ये अच्छा बुरा का बात नहीं है, ये एक कंपनी का साइकोलॉजी है जो आपके दिमाग में डाला जा रहा है कि ये चीज होना चाहिए। ट्रेंड होता है मार्केट में ना, एक एक ट्रेंड लाया जाता है और धीरे धीरे करके 2-5 साल में ऐसा करके इस ट्रेंड को पॉपुलर किया जाता है और 2-5 साल में वो कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाता है। इस तरह के जो डिमांड होते हैं ना, ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया, दे आर नॉट जेन्युइन डिमांड, ऑर्गेनिक डिमांड नहीं है, नेचुरल डिमांड नहीं है, ये क्रिएटेड डिमांड है। और इस तरह का जब डिमांड एक बार क्रिएट हो जाता है ना, कंपनी बहुत मुनाफा कमाती है, कहीं ना कहीं कंपनी को काफ़ी फायदा होता है। लेकिन जिन इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रेगुलेशन ज़्यादा होता है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो बोलेंगे कि नहीं, वही प्रोड्यूस होगा जो हम चाहेंगे, जो मेरे को लग रहा है कि ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, ये प्रोड्यूस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर बिजनेसमैन का ज़्यादा नहीं चलता है, प्रोड्यूसर्स का ज़्यादा नहीं चलता है, यहाँ पर किसका चलता है? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट का सीधा बोलना है कि इकोनॉमी में भाई रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है और स्केर्स है, तो उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे जो एक्चुअली में रिक्वायर्ड है, जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, जिससे लोगों को यूटिलिटी मिलेगी और जिससे फ़ायदा होगा, और वो भी करेक्ट प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे बेचेंगे। कोई बिजनेसमैन चाहेगा 100 रुपये का चीज़ को 500 में बेचे, तो गवर्नमेंट उसको परमिट नहीं करेगा, अप्रूवल नहीं मिलेगा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जब सैंक्शन करेगा कि इतने में बेचना, तो उतने में बेचना पड़ेगा। थोड़ा स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कभी कभी थोड़ा सा टफ हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल रहता है, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है। हाँ, बिजनेसमैन इसको पसंद नहीं करते, प्रोड्यूसर इसको पसंद नहीं करते। दूसरा आता है फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी। ये थोड़ा सा लिबरल, थोड़ा सा फ्रीडम वाला, फ्लेक्सिबल इकोनॉमी है। अब देखो यहाँ पर, दीज आर द इकोनॉमीज वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस। जब मार्केट फोर्सेस हम लोग बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है डिमांड, ठीक है। यानी कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, ये कंज्यूमर खुद अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिसाइड करते हैं। मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, इनकी अपनी अपनी नीड है, अपने अपने वांट्स है, अपने अपने नीड और वांट के हिसाब से ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चाहिए, और जिस चीज़ से इनका वांट सेटिस्फाई होता है, जिनसे इनको यूटिलिटी मिलती है, वही ये लोग डिमांड करते हैं। और ये जो डिमांड है, ये मार्केट में एक फोर्स क्रिएट करता है, इसको बोलते हैं मार्केट फोर्स। और जो मार्केट फोर्स होता है ना, इसी के बेसिस पे प्रोड्यूसर फिर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यानी प्रोड्यूसर क्या बनाता है, जिस चीज़ की डिमांड है, इसको बोलते हैं फ्री इकोनॉमी। यानी यहाँ पर प्रोडक्शन को गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रहा है, मार्केट का डिमांड यहाँ पर प्रोडक्शन को डिसाइड कर रहा है। इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी यहाँ पर जो चीज़ें बनाई जा रही है,
ये क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का रेगुलेशन तो उतना है नहीं, यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाया जा रहा है। कंज्यूमर को जो चीज़ें चाहिए, कंज्यूमर की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो बना रहा है, तो वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट भी चाहेगा, तो वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है। द कंज्यूमर इज सोवरेन मतलब फ्री, द कंज्यूमर बाइज गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। यहाँ पर कोई कंज्यूमर को ना इन्फ्लुएंस नहीं किया जा रहा है, किसी का ब्रेन वॉश नहीं हो रहा है, आर्टिफिशियल डिमांड नहीं क्रिएट किया जा रहा है। कंज्यूमर जो है वो फ्री है, सोवरेन मतलब वो फ्री है, अपने जरूरत के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से उसे जो चाहिए वो खरीद सकता है, जो चाहिए वो डिमांड कर सकता है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय पीपल, द मार्केट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय पीपल, पीपल मतलब लोगों के द्वारा, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट लोगों के द्वारा जितने भी रिसोर्सेज है वो ओन किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो है इकोनॉमी में वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, प्राइवेट लोगों के हाथ में है। और यहाँ पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है उसके प्राइस कौन डिसाइड करते हैं, प्राइवेट लोग, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत कम है, समझ में आ रहा है, लिबरल है। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो पहले वाले में क्या बोला था, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स, पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर का मतलब तो हम लोग जानते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो पहले वाले में गवर्नमेंट सेक्टर जो था वो डोमिनेट करता है, पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल कौन कर रहा है, किसका पावर ज्यादा है, गवर्नमेंट सेक्टर का। यहाँ पर किसका पावर ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर का, क्योंकि सारे रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, वही प्राइस डिसाइड कर रही है, अपने हिसाब से बना रही है। तो ये समझ लो जो फर्स्ट वाला था ना, ठीक इसका ऑपोजिट है। तो यहाँ पर था क्या, कंट्रोल्ड, और ये क्या है, फ्री इकोनॉमी। तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, ठीक इसका उल्टा। और मिक्स्ड क्या होगा, मिक्स्ड, ये दोनों को मिक्स कर दो, ठीक है। इसमें समझने का ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अब देखो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या बोल रहा है, दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। यहां पर क्या बोल रहा है, इसको समझाओ तो जरा, ये क्या बोलना चाह रहा है। फर्स्ट पॉइंट, these activities these are the economies where the economic activities are governed by the free play of market forces but are regulated by government। यानी इस तरह के इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है ये फ्री फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ही हो रही है। मतलब जो कंज्यूमर मार्केट में डिमांड कर रहे हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ही चीजें चल रही है इकोनॉमी में। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन बना रखा है। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, रेगुलेशन का मतलब नियम कायदा, कुछ गाइडलाइन। जैसे कि देखो, एक होता है कि कोई इंसान एकदम तुम्हारे ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट रूल बना दिया, वो तुम्हारे सर पे खड़ा है, मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो वो निगरानी रख रहा है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे हर एक एक्टिविटी, हर एक हरकत के ऊपर कड़ी नज़र है। ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गया तुम्हारे ऊपर, मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। और एक होता है कि तुम्हारे पे उतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं है, बोल रहे कि ठीक है जो करना है करो, पर हाँ ये नियम का पालन करना। कुछ नियम बना दिए गए हैं, बोला कि तुमको जो करना है करो, पर इन नियमों का पालन करना। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि तुम्हें फ्री छोड़ दिया गया है, लेकिन बोला गया है कि आपको कुछ नियमों का पालन करना। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है। जैसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। यहां पर गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है। यहां पर बोला जाता है इकोनॉमी फ्री है, जो भी चीजें कंज्यूमर को चाहिए वो डिमांड कर सकते हैं। कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से इकोनॉमी चलेगी, चीजों को बनाया जाएगा। तो सब कुछ फ्री है, फ्री प्ले। देखो यहाँ लिखा है फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, यानी यहाँ पर 100% गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही है, कंट्रोल नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने कुछ गाइडलाइन प्रेस्क्राइब कर रखा है कि इन गाइडलाइन को ब्रेक मत करना, इसको फॉलो करना है। इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। यानी यहाँ पर गवर्नमेंट ना थोड़ा सा आपको बोलते ना ढिलाई दे के रखी है। गवर्नमेंट एकदम से ऐसा भी नहीं कि आपको फ्री छोड़ दिया कि जो मन में आ रहा करो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा लिबरल, थोड़ा सा फ्री छोड़ा है। जैसे सेकंड वाले में क्या था, सेकंड वाले में तो एकदम प्राइवेट लोगों का ही यहाँ पर बल्ले बल्ले, यानी अपने मर्जी से बनाओ, अपने मर्जी से प्राइस डिसाइड करो, अपने खुद से जो रिसोर्सेज उसको ओन करो। यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करने पे ध्यान देंगे, लेकिन सोसाइटी के बेनिफिट का भी ध्यान देंगे।
ऐसा नहीं है कि अपना फायदा के चक्कर में आप लोगों का नुकसान करो, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करो, नहीं, कंज्यूमर का भी फायदा होना चाहिए, सोसाइटी का भी भला होना चाहिए, प्लस आप भी बिजनेस करो, आप अपना भी फायदा करो, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करो। तो यहाँ पर इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं ड्रिवन बाय मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। तो पहले वाले में क्या था, सोशल वेलफेयर, दूसरे वाले में क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसमें क्या है, बोथ। एक्चुअली में मिक्स्ड में और कुछ है नहीं, पहला दूसरा पढ़ लिया वही है। द कंज्यूमर इज सोवरेन, कंज्यूमर यहाँ पर भी फ्री है। हाउएवर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर्स द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द सर्विस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब होता है मार्केट में जो चीज़ें बन रही है वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना। गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉजिस्टिक्स या बहुत सारे रूट्स बना रखे हैं इस पब्लिक के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हिसाब से, जहां जिसका डिमांड है वहां पर चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली डिसाइड कर रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रहा है, वही बनाइए जो मार्केट को चाहिए, जो मार्केट को चाहिए वही बनाइए, लेकिन हाँ प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिस जगह पे जो डिमांड है वहां पर होना, आर्टिफिशियल क्राइसिस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत जगह पे क्या होता है ना, लोग आर्टिफिशियल क्राइसिस या ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, दाम बढ़ जाता है फिर बेचते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। फ्री प्ले है, मार्केट में जो डिमांड है वही बनाओ, लेकिन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी रखो। रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल, मतलब पीपल मतलब प्राइवेट लोग। गवर्नमेंट भी कुछ रिसोर्सेज को ओन करते हैं और प्राइवेट लोग भी ओन करते हैं। एंड प्राइजेज आर डिटरमाइंड बाय मार्केट बट गवर्नमेंट रेगुलेट्स कंट्रोल्स द प्राइजेज ऑफ एसेंशियल गुड्स। बोल रहा है यहाँ पर जो कमोडिटी के प्राइस होते हैं नॉर्मली मार्केट से डिसाइड होते हैं, मार्केट से डिसाइड होते हैं मतलब डिमांड के बेसिस पे, मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे डिसाइड होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत गवर्नमेंट भी कंट्रोल रखता है। इसका एग्जांपल, ये कौन सा इकोनॉमी है बोलो तो? राइट, इंडिया। इंडिया एक्चुअली ट्रू फॉर्म में मिक्स्ड इकोनॉमी है। ट्रू फॉर्म में एक्चुअली में मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इंडिया में देखो गवर्नमेंट का 100% कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है गवर्नमेंट ने एकदम से फ्री छोड़ के रखा हुआ है। यहाँ पर जो रिसोर्सेज है, प्रॉपर्टीज है, प्राइवेट लोगों के हाथ में भी अच्छे खासा, पूंजीपति हिंदी में बोलते हैं, पूंजीपतियों के पास भी बहुत कुछ है और गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ अपने अंडर में रखा हुआ है। तो गवर्नमेंट का भी अपना पावर है और प्राइवेट लोगों का भी पावर है। मार्केट में जो चीज़ों की प्राइस डिसाइड होती है या डिमांड, क्योंकि लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड, उसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड होती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट है ना जो एसेंशियल प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट ने उसका क्या किया, उसका प्राइस खुद से फिक्स कर दिया, सब्सिडी दे दिया। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका प्राइस ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं आप इसको कम में दो। जैसे मान लो एलपीजी सिलेंडर मान लो 1500 रुपये का आता है, अब बहुत सारे एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, मेरे को पता नहीं, मान के चलो 1500 का आता है। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, गांव ग्राम में जो हाउस होल्ड लेडीज़ है उनको बोलते हैं कि आपको 1000 का मिल जाएगा, 800 का मिल जाएगा, बाकी गवर्नमेंट अपने तरफ से सब्सिडी प्रोवाइड कर देते हैं या फिर की। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या ना, देखो लास्ट में क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स। तो नॉर्मली जो गुड्स की प्राइस है गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, गवर्नमेंट दिमाग नहीं लगाती गुड्स का क्या प्राइस रखना, जो डिमांड है उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करो। लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एसेंशियल नेचर की है, उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट उसको प्राइस लो कर देती है। ठीक है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर वही प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी में भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, यानी बहुत सारी कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी भी है, बहुत सारे कंपनी गवर्नमेंट के अंडर में भी चल रही है, गवर्नमेंट कंपनी भी है। तो पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है वो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह के 3 इकोनॉमीज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ऊपर में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया, यूएसए। ठीक है, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, तुम्हारे बुक में भी ये सब है। चलो, तो अभी तक हम लोग ये इकोनॉमी के बारे में समझ लिए। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पिछले दिन स्टार्ट किए थे वो था कंज्यूमर बिहेवियर। एक्चुअली में हमारा जो मेन चैप्टर जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ये है। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बस बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी सर? बेसिक चीज़ें बताइए ना। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स कितने तरह का होता है, कितने तरह का होता है इकोनॉमिक्स, बोलो कितने तरह का होता है? 2 टाइप का, माइक्रो और मैक्रो। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, ये सब पूछा जाएगा। इकोनॉमी कितने टाइप का होता है तो अभी हम लोग पढ़े, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सब चीज़ पूछा जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है वो पूछा जाएगा। ये सब बेसिक बातें, कोई इसमें टेक्निकल कुछ नहीं है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग मेन चैप्टर में, कंज्यूमर बिहेवियर।
ये एक्चुअली में हमारा सेकेंड चैप्टर, इसको कंज्यूमर बिहेवियर या थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। अब यहां से समझ लो माइक्रो इकोनॉमिक्स कोर स्टार्ट हो रहा है। इंट्रोडक्शन जो पार्ट था ना वो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं था, वो जस्ट बता रहा है इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था, इकोनॉमी में दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर्स मतलब समझते हो? प्लेयर्स मतलब जो इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं उनको प्लेयर्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कोई मैच होता है ना, तो मैच में जो प्लेयर होते हैं वो कौन होते हैं? एक तो दो जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जैसे मान लो कोई बॉक्सिंग का मैच चल रहा है तो दो ओपोनेंट है ना, मान लो बॉक्सर 1 बॉक्सर 2, तो ये तो दोनों प्लेयर हम लोग वैसे बोलते हैं ये दोनों प्लेयर है। लेकिन जो रेफरी होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो प्लेयर नहीं है, वो फाइटर नहीं है, मतलब ही इज नॉट फाइटिंग बट ही ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो एक तरीके से उस पूरे मैच में ही इज ऑल्सो अ प्लेयर, ही इज प्लेइंग इन अ डिफरेंट वे। मतलब तुमको समझ में आ रहा है? तो प्लेयर का मतलब जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है वो तो प्लेयर है, और जो पैसिवली पार्टिसिपेट कर रहा है वो भी प्लेयर है। इकोनॉमी में कोई भी चीज जो इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है किसी ना किसी तरीके से, उसको बोलते हैं प्लेयर ऑफ द इकोनॉमी। तो नॉर्मली जो इकोनॉमी होती है ना, जब हम लोग माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं इकोनॉमी को, तो माइक्रो स्टडी में दो इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं जो इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, एक कंज्यूमर्स और एक प्रोड्यूसर्स। इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, पूरे इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, ये इन्हीं दो कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। इकोनॉमी में कुछ सेक्शन ऑफ द पीपल क्या है? कंज्यूमर्स, वो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, डिमांड करते हैं, और उनके डिमांड को फुलफिल करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं? चीज़ों को बनाते हैं, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। कंज्यूमर डिमांड करते हैं, प्रोड्यूसर उन डिमांड को फुलफिल करने के लिए चीज़ों को सप्लाई करते हैं। अब कंज्यूमर कैसे डिमांड करेंगे? हमारा चैप्टर कंज्यूमर के ऊपर बेस्ड है। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है। तो कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा? कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करेगा। सवाल ये है कि कैसे डिमांड करेगा? कंज्यूमर डिमांड करता है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे, कंज्यूमर यूटिलिटी के बेसिस पे चीज़ों को डिमांड करता है। जिस कमोडिटी में उसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है उसको वो ज़्यादा डिमांड करेगा, जिसमें कम यूटिलिटी मिलेगी उसको कम डिमांड करेगा, जिसमें यूटिलिटी नहीं है उसको वो डिमांड नहीं करेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी यानी कोई भी कमोडिटी का किसी पर्सन के वांट को सेटिस्फाई करने का जो कैपेसिटी है, जो पावर है, कैपेबिलिटी है, इसी को बोलते हैं क्या? यूटिलिटी। अब यूटिलिटी जो होता है ना, ये किसी प्रोडक्ट में नहीं होता है। यूटिलिटी प्रोडक्ट में नहीं होता है, यूटिलिटी यूजर के अंदर होता है। अब जैसे कि मान लो मार्कर पेन, ठीक है, व्हाइट बोर्ड मार्कर होता है ना, व्हाइट बोर्ड मार्कर, ये मार्कर पेन किस काम में आता है? व्हाइट बोर्ड में लिखने के काम में। तो ये व्हाइट बोर्ड मार्कर का यूज किन के लिए है? टीचर के लिए, जो कोई चीज को व्हाइट बोर्ड में लिख रहा है, पढ़ा रहा है। अब कोई स्टूडेंट है, उसके लिए व्हाइट बोर्ड मार्कर किसी काम का है क्या? नहीं। तो व्हाइट बोर्ड मार्कर जो है ये एक प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रोडक्ट की यूटिलिटी उन लोगों के लिए है जो व्हाइट बोर्ड में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, कोई प्रेजेंट करने वाला, कोई प्रेजेंटर है, इन लोगों के लिए हो सकता है। पर नॉर्मली जो स्कूल के बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, इन लोगों को व्हाइट बोर्ड मार्कर का कोई काम नहीं है, क्योंकि दे डोंट यूज मार्कर, दे यूज पेंसिल एंड नॉर्मल पेन। ठीक है, तो प्रोडक्ट सेम होता है, अलग अलग लोगों के लिए उसकी यूटिलिटी बदलती रहती है। यूटिलिटी का मतलब जिससे किसी कंज्यूमर का वांट सेटिस्फाई हो जाए। हो सकता है सेम कमोडिटी से किसी एक कंज्यूमर का वांट सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा है। इसका मतलब सेम कमोडिटी का किसी के लिए यूटिलिटी है, किसी के लिए यूटिलिटी नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पिछले दिन, सिगरेट एक प्रोडक्ट है जो स्मोकिंग करता है, स्मोकर के लिए उसकी यूटिलिटी है, लेकिन जो नॉन स्मोकर है उसके लिए सिगरेट की कोई यूटिलिटी नहीं है। समझ में आया? तो यूटिलिटी इसीलिए क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी क्या है? एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, मतलब ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जिस चीज की यूटिलिटी आपके लिए है जरूरी नहीं है कि उसकी यूटिलिटी किसी और के लिए भी होगी। समझ में आया? रिलेटिव यूटिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो टाइम के बेसिस पे भी डिफर करता है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी चीज की यूटिलिटी बढ़ जाती है
और किसी पर्टिकुलर टाइम पे सेम चीज़ की यूटिलिटी कम भी हो सकती है। यानी कोई भी कमोडिटी का जो यूटिलिटी है वो हर समय एक जैसा नहीं रहता है। जैसे मान लो वुलन गारमेंट, स्वेटर, जैकेट, ये सब, इनकी यूटिलिटी कब होती है? विंटर के सीज़न में। तो जब विंटर आता है तो हमें जैकेट, स्वेटर ये सब चाहिए होते हैं, क्योंकि ये हमारे वांट को, नीड को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन जैसे विंटर चला जाता है उसके बाद इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि उस समय हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सेम प्रोडक्ट कभी हमारे लिए यूज़फुल है, कभी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। कभी हमारा वांट उससे सेटिस्फाई हो रहा है, कभी हमारा वांट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है और टाइम टू टाइम भी वेरी करता है। इसके बाद यूटिलिटी हैज़ नो रिलेशन विथ मोरालिटी। मोरालिटी मतलब सही चीज़ और गलत चीज़, है ना, एथिकल और अनएथिकल। तो यूटिलिटी इज सच अ कॉन्सेप्ट विच हैज़ नथिंग टू डू विथ राइट थिंग्स और रॉन्ग थिंग्स, मॉरल और इमोरल, एथिकल और इनएथिकल, इससे कोई लेना देना नहीं है। यूटिलिटी मतलब किसी भी चीज़ में हो सकता है, नेगेटिव चीज़ों में भी यूटिलिटी हो सकता है। अब कोई आदमी ड्रग एडिक्ट है, अब वो ड्रग एडिक्ट जो वो ड्रग का एडिक्शन कर रहा है, डेफिनेटली ये हार्मफुल है, हेल्थ के लिए खराब है, नुकसान देने वाला है, आपका हेल्थ को डैमेज कर रहा है। लेकिन क्योंकि जो एडिक्टेड पर्सन है उसको ड्रग कंज्यूम करके क्या हो रहा है? सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एक ड्रग एडिक्ट पर्सन को ड्रग कंज्यूम करके सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब यहाँ पर मॉरल दिमाग नहीं लेना, लेकिन सर वो तो गलत है ना। अरे गलत है सही है का बात ही नहीं हो रहा अभी बात हो रहा है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब आपका वांट जिससे सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक आदमी जिसको ड्रग का एडिक्शन है वो ड्रग कंज्यूम करेगा तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो उसके लिए ड्रग में यूटिलिटी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो उसके लिए हार्मफुल है। समझ में आ रहा है? तो यूटिलिटी जिन चीज़ों में फ़ायदा नहीं भी है, नुकसान वाला चीज़ है, उसमें भी यूटिलिटी हो सकता है। चलो, अब यूटिलिटी के बारे में ना इकोनॉमिस्ट लोगों के दो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। यानी जब हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो यूटिलिटी को अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग तरीके से स्टडी करते हैं। और यहाँ पर जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो लोग यूटिलिटी को ना दो अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, स्टडी करते हैं। एक को बोला जाता है कार्डिनल अप्रोच, एक को बोला जाता है ऑर्डिनल अप्रोच। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्डिनल अप्रोच के बारे में। कार्डिनल अप्रोच का मतलब ये है कि कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, एक सेक्शन ऑफ इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं, वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं कि यूटिलिटी जो है ना ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग मेजर डायरेक्टली नहीं कर सकते पर इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यूटिलिटी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, कैसे मेजर कर सकते हैं? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे मेजर करेंगे हम लोग? इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी। तो कुछ इकोनॉमिस्ट लोग बोलते हैं कि यूटिलिटी इज अ फीलिंग। ध्यान से सुनना, यूटिलिटी इज अ फीलिंग, यूटिलिटी इज अ सेटिस्फैक्शन। अब सेटिस्फैक्शन तो एक मेंटल फिनोमेना है, इसको आप मेजर कैसे करोगे? किसी भी चीज से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसको मेजर करने का कोई यूनिट नहीं है, मेजरमेंट का कोई यूनिट नहीं है। ये सिर्फ एक फीलिंग, एक सेटिस्फैक्शन है, एक इमोशन है। जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को आप मेजर कर सकते हो क्या? आप खुश हो, कितना खुश हो? बोलोगे सर हम बहुत खुश हैं। बहुत मतलब कितना? इसको एग्जैक्टली मेजर करके क्वांटिफाई कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि हैप्पीनेस, सैडनेस ये सारे फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स को एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, इसकी कोई मेजरमेंट की यूनिट नहीं है। इसी तरीके से इफ यू आर सेटिस्फाइड देन हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड, यू कैन नॉट मेजर दैट सेटिस्फैक्शन। तो यूटिलिटी को भी मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन कार्डिनल अप्रोच वाले बोलते हैं कि यस सही बात है, यूटिलिटी को मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट तरीका है यूटिलिटी को मेजर करने का। क्या तरीका है? बोलते हैं यूटिलिटी को मेजर करने के लिए इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ना एक यूनिट बनाते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूटिल। तुम लोग बोलोगे सर ये क्या है? तो पहला बार सुने। अब देखो, अब 2 मिनट के लिए ना हम आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, सुनना ध्यान से। अगर मान लो मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या बात है आज बहुत खुश लग रहे हो, तो तुम बोलोगे हाँ सर हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो मैं तुमको बोलूँगा अच्छा क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, आज तुम्हारा बर्थडे है, दैट इज़ वाई यू आर वेरी हैप्पी। नाउ टेल मी कितना खुश हो तुम? बोलो सर आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश है, मेरे को गिफ्ट मिला बहुत सारा, मम्मी ने गिफ्ट दिया, पापा ने गिफ्ट दिया, भाई ने दिया, बहन ने दिया, फ्रेंड्स ने दिया, मेरे को बहुत सारा गिफ्ट मिला, और आज केक भी कटा,
और घर पे आज कोई डाटा नहीं मेरे को, ठीक है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत खुश है। हम बोले कितना खुश है, बताओ, बकवास कम करो, बताओ खुश कितना हो तुम। बोले सर बहुत। बोले बहुत कितना? बोले बहुत बहुत, ज़िंदगी में जितना कभी नहीं थे उतना। बोले नहीं, एग्जैक्टली कितना, 1 किलो 2 किलो, कितना खुश हो, उसको मेज़र करके बताओ। क्या यूटिलिटी को हम लोग मेज़र कर सकते हैं क्या? खुशी को, सेटिस्फैक्शन को मेज़र कर सकते हैं क्या? नहीं। तो मैंने बोला कि मेज़र करके बताओ। तुम बोलोगे सर यूटिलिटी को कैसे मेज़र करें? लेंथ को मेज़र करने का यूनिट है ना, किसी चीज़ के वॉल्यूम को, क्वांटिटी को, हर चीज़ को मेज़र करने के लिए कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स में यूनिट्स बना हुआ है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। लेकिन फीलिंग को तो मेज़र नहीं किया जा सकता। मैं खुश हूँ, आपको तो बोल रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ, अब आप मेरे से पूछ रहे हो कितना खुश, इसको मैं मेज़र कैसे करूँ? इसका तो कोई यूनिट ही नहीं है। आप ही बताइए कैसे मेज़र करके बताए, आप ही कोई यूनिट बता दीजिए इसका। तो मैंने क्या किया, मैंने हैप्पीनेस को मेज़र करने के लिए मैंने अपने तरफ से एक यूनिट बना दिया, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के लिए हैप्पीनेस को मेज़र करने का एक यूनिट है स्माइल। तुम बोले सर ये क्या है? ये मान लो एक यूनिट है, ये एक यूनिट है। जैसे होता ना लीटर, मीटर। अब तुम्हारे पास अगर मान लो कोई लिक्विड है, तो ऑयल है या मिल्क है, कुछ भी, तो हम लोग बोलते हैं ना ये कितना है, तो तुम लोग बोलते हैं हाँ ये 2 लीटर है, 1 लीटर, ऐसा करके बोलते हैं। कोई अगर हैवी चीज़ है तो हम लोग उसको किलो में बोलते हैं, 5 किलो 10 किलो ऐसा करके बोलते हैं। हर एक चीज़ को मेज़र करने का अपना है। तो हैप्पीनेस को मेज़र करने के लिए सपोज मैंने एक यूनिट क्रिएट कर दिया, इसका नाम क्या रखा? स्माइल। मैं बोल रहा हूँ कि अब तुम लोग अपने हैप्पीनेस को स्माइल से बताओ, कितना खुश हो? कोई बोल रहा सर हम 200 स्माइल खुश है। समझने का तरीका, हम 200 स्माइल खुश है। कोई और इंसान है, वो बोला हम तुमसे ज़्यादा खुश है, हम 500 स्माइल खुश है। अच्छा 500 स्माइल खुश है भाई। कोई और इंसान है, बोल रहा है हम तो आज बहुत खुश है, आज वो मेरे को देख के मुस्कुराई, तो हम ना 2000 स्माइल खुश है, 2000 स्माइल। ये एक्चुअली जो बातें हम लोग कर रहे हैं इसका सेंस क्या बन रहा है? इसका सेंस एक्चुअली में कुछ नहीं बन रहा। पर अगर हम लोग मान लो स्माइल नाम के किसी यूनिट से हैप्पीनेस को मेजर करें तो ऐसे बोल सकते हैं। ये ऐसा रियलिटी में कोई यूनिट है नहीं, पर अगर हम लोग यूनिट बना दे तो मेजर तो कर ही सकते हैं। हैप्पीनेस को भी मान लो मेजर करने का एक यूनिट बना दिए स्माइल, तो बन ही सकता है। इसी तरीके से सेटिस्फैक्शन, किसी भी चीज से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये भी एक फीलिंग है, जैसे हैप्पीनेस या सैडनेस होता है। लेकिन इसको मेजर करने का कोई यूनिट तो है नहीं। तो जो कार्डिनल वाले थे ना, उन लोगों ने बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, इसके लिए एक यूनिट बना देते हैं। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट बना देते हैं। क्या यूनिट बनाते हैं? यूटिल। बोलो सर ये यूटिल क्या है? ये तो कभी सुने नहीं। हाँ, जैसे स्माइल नहीं सुने थे वैसे ये भी नहीं सुने। ये यूटिल एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। किस चीज का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है? यूटिलिटी को मेजर करने का। यूटिलिटी को मेजर करने का ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। किसने बनाया सर? कार्डिनल अप्रोच वालों ने बनाया। वो इकोनॉमिस्ट लोग जिन लोगों ने बोला कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, वो लोग क्या बोले? यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, उसके लिए हम लोग एक नया यूनिट क्रिएट करते हैं, तो उन्होंने बना दिया यूटिल। तो अब यूटिल क्या है याद रखना, यूटिल ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। यूटिल क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, कौन से अप्रोच के अंदर ये आता है? कार्डिनल अप्रोच के अंदर। अब यूटिल का कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, यूनिट तो समझ में आ गया। ठीक है सर, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूटिल ये एक यूनिट है, कार्डिनल वालों ने बना दिया, समझ में आ गया सर। पर ये यूज कैसे होगा, ये काम कैसे करता है? आखिर यूटिल के हेल्प से हम लोग यूटिलिटी को कैसे मेजर करेंगे? सुनना ध्यान से, यूटिल के हेल्प से यूटिलिटी को कैसे मेजर करेंगे? तो कार्डिनल अप्रोच वाला बोलता है वेरी सिंपल, कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी के लिए जो पैसा देने के लिए रेडी है, कोई भी कंज्यूमर किसी कमोडिटी के लिए जो पैसा देने के लिए रेडी है, वो उसका यूटिलिटी है। जैसे कि मान लो यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। अब सेम ही प्रोडक्ट किसी के वांट को ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकता है, किसी के वांट को कम सेटिस्फाई कर सकता है। अगर मान लो कोई इंसान प्यासा है बहुत देर से,
और उसे पानी दिया जाए तो वो पानी से उसको बहुत हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और एक नॉर्मल इंसान जिसे बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगी है, अगर आप उसको पानी देते हो तो वो भी पानी पिएगा, उसे भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पर उसे नॉर्मल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और एक प्यासे इंसान को सेम पानी पीकर हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो जिसे हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और जिसे नॉर्मल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा पैसे देने के लिए कौन कितना रेडी है। तो ये एक कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया कि कोई भी कंज्यूमर किसी कमोडिटी के लिए जितना पे करने के लिए रेडी है, ध्यान से सुनना, विलिंग टू पे, नॉट एक्चुअल पेमेंट, विलिंग टू पे, कोई भी कमोडिटी के लिए आप कितना पे करने के लिए रेडी हो, इसी को बोलते हैं यूटिलिटी। अगर मान लो एग्जाम आ रहा है, आपका एग्जाम है, आप एग्जाम हॉल के ठीक बाहर खड़े हो, एग्जाम हॉल के ठीक बाहर खड़े हो, ठीक है, आधे घंटे के अंदर आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, आप एग्जामिनेशन हॉल के ठीक बाहर खड़े हो, अचानक आपको याद आता है कि अरे मैं तो अपना पेन घर पे भूल आया। आप बैग में देख रहे हो सब कुछ है लेकिन पेन नहीं है, आप परेशान, अरे एग्जाम स्टार्ट होने वाला, आधा घंटा बचा है और पेन ही नहीं है मेरे पास, क्या करें, अगल बगल में ढूंढ रहे हो। एक थोड़े आगे बढ़ के एक जगह तुम्हें स्टेशनरी का दुकान दिखा, तुम दौड़ कर गए, जाकर बोले कि भैया मेरे को पेन दे दीजिए। अब दुकानदार के पास पेन नहीं है, बोला पेन खत्म हो गया सारा, उसके पॉकेट में एक पेन लगा हुआ है। तुम बोले कि अच्छा अंकल जी एक काम कीजिए, आप अपना ये जो पेन है ना ये मुझे दे दीजिए। वो बोल रहा है ये पेन बेचने के लिए थोड़ी है, ये तो मेरा पर्सनल पेन है। तुम बोले आप एक काम कीजिए ना, आप मैं इसके बदले में पैसे देता हूँ, मुझे दे दीजिए, मेरे एग्जाम से मैं पेन घर पे भूल आया और मुझे अर्जेंटली पेन चाहिए, आपके दुकान में तो है नहीं, आपने सारा बेच दिया, तो मेरे को अभी तुरंत चाहिए, आप दे दीजिए, बोलिए इसका क्या पैसा है, मैं अभी दे दूंगा। वो दुकानदार बोल रहा नहीं, ये तो मेरी वाइफ ने मुझे मेरे एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था, ये मैं नहीं दे सकता, ये एकदम अपने दिल के पास लगा के रखते हैं, मेरा वाइफ है ना गुस्सा करेगी और मैं बहुत डरता हूँ, तो मेरे को इसको देना नहीं है, एकदम तुम झगड़ा करा दोगे हमारा। तो तुम बोल रहे हो कि नहीं अंकल जी आप दे दीजिए, कुछ भी करके आप बोलिए जो भी चाहिए हम आपको दे देंगे, आप बोलिए इसका 500 रुपये दे देंगे। नहीं हम दे ही नहीं सकते। बोला 1000 रुपया दे देंगे। अंकल जी 15 मिनट बचा, जल्दी दे दीजिए। तुमने बहुत रिक्वेस्ट किया, सब कुछ किया, फाइनली अंकल जी जो थे उनको थोड़ा दया आया कि चलो भाई एग्जाम का टाइम में बच्चे को दे देते। उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारे लिए सिर्फ हम दे रहे हैं, अदरवाइज हम तो किसी को नहीं दिया आज तक, ठीक है, तो चलो ठीक है। वो पेन से अपना पॉकेट से पेन निकाले, तुमको दे दिए, तुमने 1000 रुपये दे दिया अंकल जी को। अब बात यहाँ पर ये कि वो पेन 50 रुपये से ज़्यादा का था नहीं, वो पेन 50 रुपये से ज़्यादा का था नहीं, लेकिन तुम उसके लिए 1000 रुपये देकर आ गए। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे पेन की ज़रूरत तुम्हें बहुत ज़्यादा थी, पेन की यूटिलिटी बढ़ गई थी, पेन की यूटिलिटी बढ़ गई थी। पेन नॉर्मल सिनेरियो में एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर एग्जाम का टाइम है और तुम्हारे पास पेन नहीं है तो उसकी जो ज़रूरत है उस मोमेंट पे सबसे ज़्यादा, और उसके लिए तुम कुछ भी दे सकते हो। यू आर विलिंग टू पे एनी अमाउंट। एक भूखा आदमी खाने के लिए कुछ भी दे सकता है, एक प्यासा आदमी पानी के लिए कुछ भी दे सकता है। तुमको समझ में आ रहा है? क्योंकि उस समय उस चीज़ के लिए उसको सबसे ज़्यादा नीड है। तो यूटिलिटी इसी को बोलते हैं। यूटिलिटी का मतलब जिस चीज़ से आपको ज़्यादा वांट आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो यूटिलिटी का मतलब क्या ना, किस मोमेंट पे आपको क्या चीज़ चाहिए। अगर एक इंसान नॉर्मल वेदर में चल रहा है तो उसे अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लो अचानक से बारिश हो जाए तो बारिश होते ही उसे अम्ब्रेला या रेनकोट की ज़रूरत आ जाएगी। तो अम्ब्रेला या रेनकोट का यूटिलिटी कब है? जब वेदर ख़राब है, बारिश हो रही है। नॉर्मल टाइम पे उसकी यूटिलिटी नहीं है। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है ना, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किसी चीज़ के लिए ज़्यादा देने के लिए रेडी रहते हो। तो जो अमाउंट आप पे करने के लिए रेडी हो, दैट रिप्रेजेंट्स योर यूटिलिटी। इफ़ यू आर रेडी टू पे मोर अमाउंट, इट मीन्स यूटिलिटी इज हाई। If you are ready to pay more amount for anything, if you are ready to pay more amount for anything, it means high utility. कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कहीं दूर जगह से आ रहे हो, रात हो गया, काफ़ी लेट हो गया और तुम्हें गाड़ी वगैरह कुछ मिल नहीं रही है, कैब टैक्सी कुछ मिल नहीं रहा है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक टैक्सी तुम्हें दिखा और जैसे ही तुम हाथ दिखाकर उस टैक्सी को रोकते हो और बोलते हो कि भाई साहब मेरे को इधर जाना है, तो टैक्सी वाला क्या करता है? बोलता है नहीं जाएंगे। आप बोलते कि भैया बहुत रात हो गया, प्लीज़ आप चलिए। तो वो क्या करता है? एक्स्ट्रा पैसे डिमांड करता है। मान लो नॉर्मल फेयर 200-250 का होता है, 300 का होता है, वो बोलता है हम 500 रुपया लेंगे।
आपको पता है कि 500 रुपया जो है ये ज़्यादा है, लेकिन आप फिर भी देकर आते हो, क्योंकि आपको पता है इतने रात के टाइम पे गाड़ी मिलनी मुश्किल है। उस टाइम पे यूटिलिटी उस कैब सर्विस की ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? तो यूटिलिटी का कोई मतलब नहीं। यूटिलिटी मतलब एक कंज्यूमर जिस चीज़ के लिए जितना पे करने के लिए रेडी है वही यूटिलिटी है। इस कॉन्सेप्ट को अगर तुम समझ गए तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आप किसी कमोडिटी को परचेस करते हो, तो दो चीज़ें होती है। एक, कितने में परचेस कर रहे हो, यानी कि कितना पैसा आप दे रहे हो, और दूसरा कितना आप देना चाहते थे या कितना आप दे सकते थे। यानी कि एक अमाउंट जो आप एक्चुअली पे कर रहे हो और एक अमाउंट जो आप पे करने के लिए रेडी थे। अमाउंट विच यू वर रेडी टू पे और अमाउंट विच यू एक्चुअली पेड। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट, मान लो यहाँ पर एग्जांपल में देखो स्क्रीन पर, मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके लिए आप 1000 रुपये देने के लिए रेडी थे, जबकि उसकी प्राइस सिर्फ 10 रुपीज़ है। तो इसका मतलब क्या है, यूटिलिटी जो है वो 1000 के बराबर है, प्राइस कितनी है 10। यहाँ पर यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। तो कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को तभी खरीदता है, जब प्राइस से ज़्यादा उसकी यूटिलिटी होती है। यानी देखो, हम लोग जब कोई भी एक्सचेंज करते हैं ना, तो इक्वल वैल्यू के एक्सचेंज करते हैं। तुम समझो, आज अगर मैं मान लो 10 रुपये तुम्हें दूंगा और उसके बदले में तुमको बोलूँगा 50 रुपये मुझे दो, तो तुम लोग दोगे? 10 रुपये मैं तुम्हें 10 का नोट दूंगा, बोलूँगा बदले में मुझे 50 का नोट दो, तुम दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि कोई सेंस नहीं है। सर आप मुझे 10 रुपये दे रहे हैं, आप मेरे से 50 रुपये मांग रहे हैं, ये इक्वल थोड़ी है। जब आप मुझे 10 रुपये दे रहे हैं तो मैं भी आपको बदले में 10 रुपये दूंगी, सीधा बात है, लॉजिकल है। आप मुझे 50 दो, फिर मैं बदले में 50 दूंगी। यानी कि जो एक्सचेंज होता है वो सेम वैल्यू का होना चाहिए। मैं तुमको पीतल दूंगा, तुमसे सोना मांगूंगा, मैं कांच दूंगा, तुमसे हीरा मांगूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। डायमंड को डायमंड से एक्सचेंज होना चाहिए, गोल्ड को गोल्ड से एक्सचेंज होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से जब भी हम लोग किसी चीज को बाई करते हैं तो ये एक एक्सचेंज है। तो हम लोग जब किसी चीज को खरीदते हैं ना, उसके बदले में पैसे देते हैं, तो हम लोग हमेशा ये मेक श्योर करते हैं कि जो पैसे पे कर रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं, उसी वैल्यू का चीज हमें मिल रहा है। अगर मान लो मैं एक नोटबुक खरीद के लाता हूँ 100 रुपीज़ का, तो मैंने 100 रुपीज़ दुकानदार को दिया, उसके बदले में उसने मेरे को नोटबुक दिया, तो वो नोटबुक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 रुपीज़। 100 रुपये देकर मुझे 100 रुपये की एक कॉपी मिल रही है। समझ में आ रहा? अगर मेरे को कोई पतला सा 20 रुपये वाला कॉपी वो 100 रुपये में देना चाहेगा तो मैं लूंगा क्या? नहीं। 100 रुपये जब मैं दूंगा तो मुझे 100 रुपये के वैल्यू की चीज़ चाहिए। जब मैं 1000 रुपये दूंगा तो मुझे 1000 रुपये की चीज़ चाहिए। तो कोई भी कस्टमर ज़्यादा पैसे देकर कम वैल्यू की चीज़ एक्सेप्ट करेगा? कोई भी ज़्यादा पैसे देकर कम वैल्यू की चीज़ एक्सेप्ट करेगा? नहीं। उसे क्या चाहिए? इक्वल वैल्यू। अब एक क्वेश्चन का आंसर देना, अगर तुम्हें ज़्यादा वैल्यू मिले तो एक्सेप्ट करोगे? जितना पैसा दे रहे हो उससे ज़्यादा वैल्यू मिले तो एक्सेप्ट करोगे? यस। यानी कंज्यूमर की तरह सोचो, एक कस्टमर क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या चाहता है? जितना पैसा दे रहे हैं उसके बराबर का वैल्यू मुझे मिले या उससे ज़्यादा मिले, तब तो बल्ले बल्ले है। अगर मुझे 100 रुपये देकर 150 या 200 रुपये का कोई वर्थ का चीज़ मिल रहा है, 150-200 का वैल्यू का कोई चीज़ मिल रहा है, तब तो बेस्ट है ना कि 100 रुपये दे रहे हैं, 150-200 का अपने को कुछ मिल रहा है, कुछ भी चीज़ मिल रहा है, ये बेस्ट है। लेकिन अगर 150-200 का ना भी मिले तो 100 रुपये देकर कम से कम 100 का तो जरूर मिलना चाहिए। लेकिन 100 देकर अगर कोई मेरे को 80 या 70 का कोई वैल्यू देगा तो लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो कोई भी कंज्यूमर बाई कब करता है? कंज्यूमर बाई करता है, तुम देखो, जब मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू प्राइस, MU ग्रेटर देन और इक्वल टू प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब अभी समझो सिर्फ यूटिलिटी। तो कभी भी यूटिलिटी या तो प्राइस के बराबर होगी तब आप खरीदोगे, या यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा होगी तब खरीदोगे। अगर मान लो यूटिलिटी प्राइस से कम है, जितना प्राइस आप दे रहे हो किसी भी कमोडिटी के लिए, जितना प्राइस दे रहे हो उससे कम यूटिलिटी आपको मिल रहा है, कम वैल्यू मिल रहा है, कम वर्थ मिल रहा है, आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। समझ में आया? तो कंज्यूमर का डिसीजन कैसे होता है, कंज्यूमर अपना बाइंग डिसीजन कैसे लेता है? यूटिलिटी के बेसिस पे। और कार्डिनल अप्रोच में क्या बोला जाता है? कार्डिनल अप्रोच में बोला जाता है कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को तभी खरीदेगा जब यूटिलिटी विल बी ईदर इक्वल टू प्राइस और मोर देन प्राइस। ठीक है। अब इसी कार्डिनल अप्रोच में ना एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको लिखते हैं थोड़ा सा और ये मजा आएगा पढ़ने में। और जिनको भी बोर फील हो रहा है वो अभी तुम लोग को
इंजॉयमेंट फील होगा। तो अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सिर्फ ध्यान से सुनना। हाँ हाँ कर, नहीं रुको, हम कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले समझो ये लॉ जो है ये बोलता क्या है। डिमिनिशिंग वर्ड का मतलब होता है डिक्रीजिंग। डिमिनिशिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी। तो यहां पर पहले ना एक एक टर्म को समझते हैं। डिमिनिशिंग का मतलब डिक्रीजिंग, मार्जिनल का मतलब एडिशनल या एक्स्ट्रा, एडिशनल या फिर इसको एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। चलो, यूटिलिटी का मतलब तो पहले ही पढ़ चुके हैं, यूजफुलनेस। ये बोलता है ये कॉन्सेप्ट कि जब हम लोग एज अ कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को बार बार लगातार 1 by 1 कंज्यूम करते हैं, अलग अलग यूनिट को 1 by 1 कंज्यूम करते हैं, तो हर एक एडिशनल यूनिट कंजम्पशन करने के साथ साथ हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिक्रीज होता चला जाता है। सेटिस्फैक्शन लेवल मतलब यूटिलिटी। यूटिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन। फिर से सुनो, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि कोई भी कंज्यूमर जब किसी कमोडिटी, किसी प्रोडक्ट को बार बार 1 by 1 कंज्यूम करता है, तो हर एक यूनिट कंज्यूम करने के साथ साथ उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो धीरे धीरे करके क्या होता है? कम होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। जैसे मान लो अगर आपको कोई भी चीज जो बहुत पसंद है, बताओ सुमिता, बताओ कोई मिठाई जो तुमको बहुत पसंद है, बोलो कोई भी, बोलो। ठीक है, रसगुल्ला, रसगुल्ला, बंगाल का फेमस मिठाई रसगुल्ला, वी ऑल लव रसगुल्ला। ठीक है, तो मान लो सोमिता को रसगुल्ला बहुत पसंद है। मैंने एक दिन क्या किया, सोमिता के लिए एक इतना बड़ा जो होता ना हांडी, उसमें पूरा रसगुल्ला भर के मैंने सोमिता को ला कर दिया। सोमिता तो बहुत अच्छी लड़की हो, आज तुम्हारे लिए एक हांडी रसगुल्ला लेके आए, खाओ जितना खाना है। अब बताओ, क्योंकि सोमिता का फेवरेट मिठाई है रसगुल्ला, तो वो तो बहुत खुश हो जाएगी, अरे वाह सर आप रसगुल्ला ला कर दे रहे हैं, ठीक है खाएंगे। फर्स्ट जब वो रसगुल्ला खाएगी, हम बोलेंगे देखो ये पूरा हांडी तुम्हारे लिए, तुमको जितना खाना खाओ, कोई कमी नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा, खाओ, लेकिन एक कंडीशन है, बैक टू बैक खाना है। ठीक है, ये बोल रही है कि सर आप मेरे को दे दीजिए ना, हम घर में रखेंगे, एक हफ्ते आराम से खाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। बोले नहीं ये नहीं चलेगा, एक साथ खाना है, अभी जितना खाना अभी तुरंत खाओ। ये बोली ठीक है सर। तो फर्स्ट रसगुल्ला जब ये लेकर खाएगी, इसको बहुत अच्छा लगेगा, सी विल फील वेरी हैप्पी, सी विल बी हाईली सेटिस्फाइड, क्योंकि इसकी फेवरेट मिठाई है। और पहला जब वो यूनिट कंज्यूम करेगी तो उसको बहुत मजा आएगा, बहुत हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसके बाद मैं बोलूँगा अरे एक से थोड़ी होगा, और एक खाओ, तो बोलेगी हाँ सर श्योर, एक और खाएगी। सेकेंड खाएगी तो इसको फिर से अच्छा लगेगा, लेकिन पहला वाला जितना मजा आया था उतना नहीं मजा आएगा, थोड़ा कम, क्योंकि सेटिस्फैक्शन थोड़ा डाउन होगा। थर्ड वाले में अच्छा लगेगा, लेकिन ऑलरेडी पहले 2 खा चुकी है, तो थर्ड वाले में थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला खाते खाते ये सी इज फुल्ली सेटिस्फाइड, मतलब जो इसका शौक था, जो इच्छा था, वो हो गया। अब ये बोले नहीं सर थैंक यू सो मच, और नहीं खाना। मैं बोलूँगा अरे ऐसे कैसे, तुम्हारे लिए तो पूरा हांडी लाया था, तुम बोले तो तुम्हारा फेवरेट है, 4 में कैसे चलेगा, और तो खाना पड़ेगा। बोले नहीं सर मन भर गया मेरा, और नहीं। बोले नहीं एक और खाओ। अब इसको एक जबरदस्ती का हम खिला रहे हैं। अब ये जो 4 वो खा चुकी है, फुल्ली सेटिस्फाइड हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो एक और उसने खा लिया सिर्फ मेरे इंसिस्ट करने पर, इससे उसको कोई सेटिस्फैक्शन मिला नहीं, जीरो सेटिस्फैक्शन, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुकी थी, उसका मन भर चुका था, सिर्फ उसने बात रखने के लिए खा लिया कि चलो ठीक है सर बोल रहे हैं तो चलो एक और खा ही लेते, खा लिया, सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं मिला। अब 5 तो खा लिया। इसके बाद थोड़ी देर के बाद आई श्वेता मैम, वो बोली कि सोमिता तुमको अब मेरे हाथ से भी एक खाना पड़ेगा, सर के बोलने पर तुम 5 रसगुल्ला खाई हो तो मेरे लिए तो एक खाना होगा। अब सोमिता परेशान हो गई, बोल रही है कि 5 खाकर तो मेरा मन पूरा ऊब गया है, मतलब मैं ऑलरेडी 4 ही खा के पूरा फुल्ली सेटिस्फाइड हो चुकी थी, सर ने जबरदस्ती इंसिस्ट करके एक 5वां खिला दिया, अब तो एकदम भी ना मन है ना जगह है,
अब तो एकदम भी मतलब कोई चांस ही नहीं है। अब फिर से श्वेता मैम इंसिस्ट कर रही है, अब सोमिता सोच रही है कि क्या करे, अब बात रखने के लिए खाना होगा। जबरदस्ती जैसे तैसे करके उसने एक और रसगुल्ला कंज्यूम कर लिया। अब ये जो 6th यूनिट उसने कंज्यूम किया, मालूम है इससे क्या हुआ? डिससेटिस्फैक्शन। इससे वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उल्टा डिससेटिस्फाई हो रही है। मतलब पहले जो खाकर वो रसगुल्ले को एंजॉय कर रही थी, अब रसगुल्ले से वो और फ्रस्ट्रेट हो रही है, अंदर से इरिटेशन हो रहा है। अब उसको अंदर से वॉमिटिंग जैसा, क्योंकि ओवर ईटिंग कर ली ना। कोई भी चीज जब हम लोग ज्यादा हद से ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो अब अंदर से वो अच्छा नहीं फील होता है, आपको अनईजी फील होगा। अब उसके साथ वो हो रहा है। तो ये कौन सा स्टेट है? दिस इज द स्टेट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। तो जिस चीज से फर्स्ट यूनिट में आप बहुत हाईली सेटिस्फाइड हुए थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट में आप थोड़ा थोड़ा करके लेसर सेटिस्फाइड हुए, फोर्थ यूनिट आते आते आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए, फिफ्थ यूनिट में आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, जीरो सेटिस्फैक्शन, एंड सिक्स्थ यूनिट में आप डिससैटिस्फाई हो गए। ऐसा क्यों हुआ बोलो? क्योंकि सिंपल सी चीज है, कोई भी ऐसा कमोडिटी कंज्यूमर अगर बार बार कंज्यूम करता है तो हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन के साथ उसकी सेटिस्फैक्शन जो है वो डाउन होती है। समझ में आ रहा है? चलो अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। अदिति बोलो, फेवरेट मूवी कौन सी? हैरी पॉटर। तो हैरी पॉटर का कोई एक एपिसोड मान लो अदिति का फेवरेट है, मान लो एपिसोड 1 जो फर्स्ट वाला एपिसोड है, ठीक है, काफी अच्छा है, हमें भी पसंद है। तो अब उसे मैंने बोला कि चलो तुमको हैरी पॉटर का मूवी लेकर चलते हैं, 3D में रिलीज हुआ है, एग्जाम्पल, ठीक है, 3D में रिलीज हुआ, चलो चलते हैं, देख कर आते हैं। खुश होगी, अरे वाह सर हैरी पॉटर तो मेरा फेवरेट मूवी है, 3D में देखेंगे मजा आएगा। लेकर गए, देखी, बहुत खुश हुई। नेक्स्ट डे मैंने बोला क्या देती, चलो फिर से तुमको लेके चलते हैं। बोला आज कौन सा मूवी जाएंगे सर? हम बोले वही तुम्हारा फेवरेट हैरी पॉटर 1। वो बोले कि नहीं सर वो तो कल देख लिए थे। हम बोले तो क्या हुआ, फिर से देख लो आज फिर से लेकर गए, सेम मूवी फिर से दिखा रहे उसको, क्या होगा? ऑब्वियसली एंजॉय करेगी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले ही उसने वो मूवी देखा है, आज दोबारा सेम मूवी देख रही है, तो ठीक लगेगा कि चलो यार ठीक है, पैसे थोड़ी लग रहे, सर ही दिखा रहे हैं तो क्या ही प्रॉब्लम है, चलो देख लेते हैं। लेकिन उतना एंजॉयमेंट लेवल पहला दिन जितना एंजॉय की थी, सेकंड डे उतना एंजॉय नहीं करेगी। अब तीसरे दिन मैंने फिर बुला दी थी, चलो आज फिर से तुमको मूवी दिखाते हैं। बोले अच्छा सर आज कौन सा मूवी? हम बोलेंगे वही जो कल परसों देखे थे, हैरी पॉटर। बोले सर 2 दिन तो ऑलरेडी देख चुके हैं। बोले तो क्या हुआ, तुम्हारा फेवरेट है ना, आज भी देखो। तीसरे दिन फिर लेकर जा रहे हैं। अब तीसरे दिन क्या होगा? तीसरे दिन तो इसको कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि हर एक चीज, हर एक सीन, हर कुछ इसको पता है। देखो मूवी में एक्साइटमेंट कब होता है? जब फर्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं कोई भी मूवी, जब फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हमें क्यूरियोसिटी होती है कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, अब अरे विलन का क्या होगा, अब इसको कौन मारेगा, ये इसको कौन बचाएगा, मतलब माइंड में ना वो चलता रहता है। जब एक बार मूवी देख लेते हैं तो सेकंड बार उतना कुछ एक्साइटमेंट नहीं, थर्ड बार में तो अपने को हर एक सीन याद हो जाता है, हर एक डायलॉग याद हो जाता है। तो तीसरे बार में ये क्या कर रही है? एसी को एंजॉय कर रही है, मूवी को नहीं, आराम से सो रही है। बोले चलो ठीक है, एक काम करते हैं, जब आए हैं तो 2 घंटा मस्त हवा में आराम करते सोते। अब फोर्थ डे फिर से मैं इसको बोल रहा हूँ कि चलो तुमको मूवी लेके चलते हैं। बोला सर कौन सा? बोले हैरी पॉटर वही वाला। क्या? बोले सर आपको इतना सारा मूवी छोड़ के वही क्यों लेकर जाना है? मैंने बोला वो तुम्हारा फेवरेट है ना इसलिए। तो बोले कि सर फेवरेट है तो क्या हुआ, 3 बार तो देख चुके। तो हम बोले कि ठीक है और देखो। बोले नहीं और नहीं देखना सर, 3 बार देख लिए, लास्ट बार तो सो रहे थे। ठीक है, तो पॉइंट यहां पर क्या है कि सेम मूवी जो कि इसका फेवरेट है, अगर बार बार दिखाएंगे तो इसका सेटिस्फैक्शन डाउन हो रहा है। पहले बार वो मूवी देखकर जितना सेटिस्फाई हुई थी, जितना मजा आया था, सेकंड टाइम थोड़ा कम सेटिस्फाई, थर्ड टाइम और कम। तुम्हारा कोई फेवरेट ड्रेस है, इमेजिन करो कोई भी फेवरेट ड्रेस जो तुम्हें बहुत पसंद है, अगर तुमको हर दिन बोलेंगे ना पहनने कि ये फेवरेट ड्रेस है, हर दिन पहनो, 3-4 दिन 5 दिन पहनते पहनते तुम्हारा मन उब जाएगा कि यार एक ही ड्रेस हर दिन पहन रहे हैं, भले ही वो तुम्हारा कितना भी फेवरेट ड्रेस क्यों ना हो। तुम्हारा कोई फेवरेट फूड है, हर दिन खिलाएंगे उब जाओगे। कोई फेवरेट प्लेस है, तुमको जाना पसंद है, हर दिन लेके जाएंगे उब जाओगे। तो इसका मतलब बस सिंपल सा ये है कि कोई भी चीज चाहे कितना भी सेटिस्फैक्शन देने वाला हो, ये जैसे जैसे हम लोग लगातार कंज्यूम करते हैं ना, इसका सेटिस्फैक्शन लेवल गिरता है। और इसी बिहेवियर को इकोनॉमिक्स में नाम दिया गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस कॉन्सेप्ट में यही बताया जा रहा है कि कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को जब कंज्यूम करता है लगातार 1 by 1, तो एवरी सिंगल कंजम्पशन के साथ, एवरी एडिशनल कंजम्पशन के साथ जो उसको एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है वो क्या होगी, वो धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी, धीरे धीरे करके वो कम होती चली जाएगी। तुमको समझ में आ रहा है? और जब यूटिलिटी कम होगी तो क्या होगा मालूम है? तुम उसके लिए पैसे भी कम दोगे।
तुम उसके लिए देखो, जब हम लोग को जब से हाईएस्ट यूटिलिटी मिलता है ना, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं। जब थोड़ा यूटिलिटी कम मिलेगा तो उसके लिए पैसे भी कम देंगे। समझ में आ रहा है? इसके लिए मैं एक बहुत ही फनी एग्जाम्पल देता हूँ हमेशा हर साल। तो अब एक आखिरी एग्जाम्पल देते, इससे तुमको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इमेजिन करो कि तुम लोग एक डेजर्ट में फंस गए हो, ठीक है, रेगिस्तान है, मरुस्थल है, जहाँ दूर दूर तक बालू है, कोई इंसान नहीं है। तुम अचानक से पता नहीं एक दिन सुबह उठे और देख रहे हो कि क्या है, आसपास में कोई दूर दूर तक इंसान नहीं, कोई घर मकान नहीं, कुछ भी नहीं। दूर दूर तक क्या दिख रहा है तुम लोग को? सिर्फ रेत, बालू, रेगिस्तान जिसको बोलते हैं, डेजर्ट में फंस गए, ठीक है। अब तुम बोले यार ये क्या हो गया, सुबह घर पे सोए थे रात में, अभी सुबह में यहाँ कहाँ आ गए, अब कुछ दिख नहीं रहा है, कोई इंसान ही नहीं है। तो तुम अब कोई डायरेक्शन भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर धूप है, तुम चले जा रहे हो कि कोई मिलेगा आगे तो पूछेंगे भाई क्या है, कौन सी जगह, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो तुम उस रेगिस्तान में चल रहे हो, किसी एक दिशा में चल रहे हो, पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हो, पर चल रहे हो। काफ़ी देर चलने के बाद एकदम थक चुके हो, पसीना है, धूप है, गर्मी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी जगह पे कैसे पहुंच गए, कोई घर नहीं दिख रहा, कोई इंसान नहीं दिख रहा, फिर भी चले जा रहे हो, थक हार गए, एकदम गला सूख रहा है। काफ़ी देर चलने के बाद दूर में तुम्हें एक छोटा सा दुकान दिखता है और तुम बहुत खुश कि 2-3 घंटे से ढूंढ रहे थे, कुछ दिखा नहीं, फाइनली कुछ दिखा, एक छोटा सा हट, एक छोटा सा झोपड़ी दिख रहा है। अब 2-3 घंटे थक के तो हालत ख़राब, गले में एकदम बैंड बजा हुआ है, गला सूख रहा है पूरा, जैसे तैसे करके धीरे धीरे करके उस झोपड़ी तक गए और वहाँ पर तुम्हें एक आदमी दिखा, और खुश कि चलो यार कोई दिखा तो, कम से कम 3-4 घंटे से कोई इंसान नहीं दिखा, कोई प्राणी नहीं दिखा, कोई परिंदा नहीं दिखा, अब यहाँ कोई इंसान तो दिखा। तुम अच्छा, एक मज़ेदार बात, आप देखो जो बोल रहे हैं ना, इसको एक सिर्फ एजम्पशन और एग्जाम्पल की तरह, इसमें दिमाग मत लगाना, मेरा एग्जाम्पल में ना दिमाग मत लगाना, सिर्फ समझना। अब उस दुकान में गए, वहाँ तुमको एक आदमी दिखा, और वो आदमी जो था उसके दुकान में, उसके झोपड़ी में एक फ्रिज है, और उस फ्रिज में ना कोल्ड ड्रिंक है। अब तुम लोग सर मरुस्थल में, रेगिस्तान में फ्रिज कहाँ से आया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कहाँ से आया और कोल्ड ड्रिंक कहाँ से आया? हम बोले ना दिमाग मत लगा, सोचो है, इमेजिन करो ऐसा है। तो अब तुम इतने देर से थके हारे उधर गए और दुकान में तुमको एक आदमी दिखा, उसके पास कोल्ड ड्रिंक दिख गया, तो ये तो हो गया ना, जैसे मतलब क्या बोलते हैं, एकदम स्वर्ग जैसा फीलिंग हो गया ना, कि गला सूख रहा है, गर्मी है, इतना हालत खराब है, और ऐसे में तुमको अगर कोल्ड ड्रिंक दिख जाए कहीं पर तो ये तो अमृत के समान हो गया। तुम उसको बोले कि भाई साहब ये मेरे को ना, ये गला एकदम सूख रहा है, प्लीज़ आप मेरे को ना ये थम्स अप दीजिए या जो भी है कोल्ड ड्रिंक आप मेरे को दीजिए। वो दुकानदार बोल रहा है ठीक है, इसका दाम है 2000 रुपया। तुम बोलोगे 2000 रुपया, ये बॉटल तो 20 रुपये का आता है। बोले हाँ 20 रुपये का आता है जब आप इसको शहर में खरीदते हो, ये रेगिस्तान है, यहाँ पर इसका दाम है 2000 रुपया, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। यहाँ पर और 10 किलोमीटर तक और कोई इंसान भी नहीं दिखेगा और कोई दुकान भी नहीं दिखेगा, हम अकेला है, और ये हम हेलीकॉप्टर से लेके आते हैं हर दिन, तो इसका खर्चा नहीं लगेगा। तो एनीवेज इसका प्राइस यही है, आपको लेना है तो लो, अदरवाइज आप जाओ। एक बॉटल 2000 रुपया, 20 रुपये का बॉटल 2000 रुपया। अब आप बताओ क्या करोगे? कंसीडर द फैक्ट कि तुम्हारे पास पैसा है, यू हैव सफिशिएंट मनी, यू कैन पे। तो ऐसे सिचुएशन में इफ़ यू हैव मनी और तुम्हें प्यास लग रहा है, 2-3 घंटे गर्मी में रेगिस्तान में चले हो, गला सूख रहा है, और तुम्हें एक पानी का या कोल्ड ड्रिंक का ऑप्शन मिल रहा है, उसका प्राइस 2000 है, बताओ इस सिचुएशन में इमेजिन करके क्या तुम 20 रुपये का बॉटल 2000 में लोगे? सोच के बताओ। सभी के दिमाग में हाँ सर लेंगे, क्योंकि पैसा है, गला सूख रहा है, पानी नहीं पियेंगे तो हो सकता है फेंट होकर गिर जाएंगे, जान है तो मतलब जहान है ना, तो पैसे को लेकर क्या ही करना जब जान ही नहीं रहेगा। तो एक काम करेंगे सर 2000 देके बॉटल ले लेंगे। लेकिन सवाल ये कि उसका प्राइस तो 20 रुपया, तो फिर 2000 क्यों दोगे? क्योंकि उस पर्टिकुलर मोमेंट में उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। उसका प्राइस तो 20 ही है, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट में उसकी वैल्यू, उसकी जो कीमत है, उसकी वर्थ है, वो तुम्हारे लिए बढ़ गई, उसकी वर्थ तुम्हारे लिए बढ़ गई है। एंड दैट इज वाई यू आर रेडी टू पे 2000 रुपीज फॉर अ 20 रुपीज बॉटल। 20 रुपए के बॉटल के लिए यू आर रेडी टू पे 2000, बिकॉज उस पर्टिकुलर मोमेंट में उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। तुमने क्या किया? 2000 रुपया दिया, वो तुमको एक बोतल दिया, बैठ के तुमने संग संग पिया, एकदम साई ऑफ रिलीफ, गला पूरा ठंडा हो गया, मजा आया, राहत मिला। काफी देर से थके थे, चल के आ रहे थे। उसके बाद तुम जैसे ही यहां से दुकान से कोल्ड ड्रिंक पीकर निकल रहे थे, तो दुकानदार ने बोला कि भाई साहब इतनी भी जल्दी क्या है, एक और बोतल पी लो।
सोच लो यहाँ से निकलने के बाद और अगले 10 किलोमीटर तक आपको कोई दुकान नहीं मिलने वाला है, कोई भी दुकान नहीं है, कोई इंसान नहीं है, तो जो है यही है, एक्स्ट्रा पीना पी लो। तुम बोलोगे एक काम करो ना, पैक कर दो, बोले पैक वैक नहीं होता है, हमारे दुकान का नियम है, जिसको पीना यही खड़ा होकर पीना पड़ेगा, संग संग यही पीना होगा, कोई पैकिंग का पार्सल का सिस्टम नहीं है। तो जो पीना है आप यहाँ पर पी के जाओ, एक और बोतल पी लो, 2000 रुपये दो और एक बोतल पी लो, वो अपना माल बेचने के चक्कर में। तो तुम बोलोगे नहीं 2000 बहुत ज़्यादा है, 20 रुपये का बोतल आप 2000 में बेच रहे हो तो नाइंसाफ़ी है, कहीं ना कहीं आप लोगों का फ़ायदा उठा रहे हो, ऐसे जगह पे कोई दूसरा दुकान नहीं है तो इसका आप गलत फ़ायदा उठा रहे हो। मेरे को तो बहुत प्यास लगा था, मैंने मजबूरी में 2000 में पी लिया आपका एक बोतल, लेकिन दोबारा सेकेंड बॉटल में 2000 में नहीं लेने वाला। तो वो बोल रहा है कि ठीक है एक काम करो, मैं आपके लिए 1500 कर देता हूँ, चलो 1500 में आप पी लो। तुम सोचोगे कि अभी 10 किलोमीटर तक तो और कोई दुकान है नहीं, अभी मुझे चलना, पता नहीं किस जगह पे फंसे हैं, तो 10 किलोमीटर तक है नहीं, अगर दोबारा प्यास लगेगा तो कुछ मिलेगा नहीं, एक काम करते हैं एक ही बार पी लेते हैं। चलो यार 2000 में था, अभी इस बार तो सेकंड बॉटल 1500 का दे रहा है, फर्स्ट बॉटल जो 2000 में पिए थे, इस बार 2000 में तो तुम दो पियोगे नहीं दोबारा, क्योंकि थोड़ा तुमको सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, गला में थोड़ा राहत आ चुका है। तो सेकंड बॉटल के लिए यू आर नॉट गोइंग टू पे 2000, लेकिन 15000 में तुमको लगेगा चलो यार एक बॉटल और पी सकते हैं, पैसा है तुम्हारे पास, पैसे का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ये अजम्पशन है। तुमने 1500 रुपये निकाल के सेकंड बॉटल पी लिया, जैसे तुमने सेकंड बॉटल कोल्ड ड्रिंक पिया, अब और थोड़ा अच्छा लगा और सेटिस्फैक्शन आया, मज़ा मिला, राहत मिला, अब दोबारा तुम जा रहे हो, दुकानदार बोल रहा है कि भैया अब 2 ही बोतल में पी लिए, और कम से कम एक बोतल मेरे ख्याल से पी लेना चाहिए, 10 किलोमीटर तक जाओगे, आपको प्यास लगेगी और कोई जगह नहीं है, मेरे ख्याल से एटलीस्ट 3 बोतल आपको जरूर पीना चाहिए, 3 बोतल तो आपको पीना ही चाहिए, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा शरीर, हट्टे कट्टे इंसान हो, 3 बोतल तो पियो। तो बोला 3 बोतल पी तो ले, लेकिन आप तो दाम ही इतना बढ़ा के रखे, कैसे पियेंगे? तो बोल रहा है कि ठीक है चलिए आपको हम 1000 रुपये में दे दे थर्ड बॉटल। तुम बोलोगे ठीक है, थर्ड बॉटल तुमने 1000 रुपीज़ में पिया, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू पे 1500 फॉर द थर्ड बॉटल, तुमने 1000 में थर्ड बॉटल ले लिया। अब तुम देखो हर एक बॉटल के लिए तुम अब पहले से कम पे कर रहे हो, मालूम है क्यों? क्योंकि फर्स्ट बॉटल पीकर तुम्हें जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला था उतना तुम्हें सेकंड बॉटल में नहीं मिला, और सेकंड बॉटल कंज्यूम करके जितना सेटिस्फैक्शन मिला उतना थर्ड बॉटल में नहीं मिला। तो हर एक यूनिट ऑफ कोल्ड ड्रिंक, हर एक बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक पीने के साथ साथ तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल भी थोड़ा थोड़ा करके डाउन होता जा रहा है, और इसलिए अब तुम पहले से कम पैसा दे रहे हो। तीसरा बोतल तुमने पी लिया, 1000 रुपये, और अब जाने लगे तो दुकानदार बोला कि भाई साहब हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, मेरे दुकान का नियम है कि जो भी कस्टमर 3 बोतल पीता है उसको 4th बोतल हम सिर्फ 500 में दे देते हैं। हमारे दुकान में जो भी कस्टमर 3 बोतल कोल्ड ड्रिंक पीता ना, उसके लिए 4th बॉटल सिर्फ 500 में हम लोग दे देते हैं। तो अगर आप इस ऑफर को लेना चाहते हो तो मेरे ख्याल से ले लो, क्योंकि फिर से मैं बता रहा हूँ 10 किलोमीटर तो और कोई दुकान नहीं है। अब तुम सोच रहे हो कि यार 2000 में पहला बॉटल दिया, दूसरा 1500 में दिया, तीसरा 1000 में दिया, अभी 4th वाला जो है ये 500 पे ही दे रहा है, तो मेरे ख्याल से इज नॉट अ बैड डील, पी लेते हैं एक और बॉटल। तुमने क्या किया, 500 देके 4th बॉटल भी पी लिया। नाउ यू आर फुल्ली सेट, अब तुम्हारा जो प्यास था, थर्स्ट था, पूरा मिट चुका है, अब तुमको राहत फील हो रहा है, अब तुम फुल्ली सेटिस्फाइड हो। अब बोले कि ठीक है भैया थैंक यू सो मच इतना पिलाने के लिए, मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर का सफ़र अब मेरा तय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 बॉटल मैंने ऑलरेडी पी चुका है। अब जैसे ही वो जाने लगा, तुम लोग जाने लगे जैसे उसके दुकान से, अपने आप को इमेजिन करो यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही तुम जाने लगे, दुकानदार बोल रहा है कि भाई साहब 5th बोतल मेरे तरफ से। बोला नहीं अब मैंने पी लिया, जितना मेरा प्यास था मैंने पी लिया, अब कोई प्यास नहीं है, अब मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता हूँ। तो बोला नहीं इसके लिए पैसे नहीं लगेंगे, मेरे यहाँ दुकान में नियम है कि जो भी कस्टमर 4 बोतल पीता ना, 5वां हम अपने तरफ से पिलाते हैं, फ्री में पिलाते हैं। तो तुम तो पैसे देने के लिए रेडी हो नहीं, उसको भी पता है कि 4 बोतल में तो इसका पूरा प्यास बुझ गया, और तो ये बोतल पिएगा नहीं, और तो पैसा ये देगा नहीं, तो 5वां वो क्या कर रहा है, 5वां वो अपने तरफ से पिला रहा है। तुम सोच रहे हो कि यार 10 किलोमीटर तक कोई दुकान तो है नहीं, 5वां बोतल का कोई पैसा तो ये ले नहीं रहा है, फ्री में दे रहा है, तो चलो यार पी ही लेते, क्या है, पैसा तो लगना नहीं है। तुम बोले कि ठीक है चलिए आप जब बोल रहे हैं तो हम पी लेते हैं। 5th बॉटल तुमने पी लिया, हालांकि तुम्हारा प्यास मिट चुका था, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं थी पीने की, फिर भी तुमने पी लिया क्योंकि वो फ्री में दे रहा था, पैसे तुमने नहीं दिए, क्योंकि पैसा देना पड़ता तो 5वां बोतल नहीं पीते, क्योंकि तुमको कोई एक्स्ट्रा यूटिलिटी भी नहीं मिल रहा है। तो 5th बॉटल से तुम्हारा यूटिलिटी कितना है, 0, क्योंकि 4th बॉटल तक तुम फुल्ली सेटिस्फाइड हो, 5th बॉटल में यूटिलिटी 0, तो तुम फ्री में उसको कंज्यूम कर रहे हो, बट उसके लिए पैसा कुछ नहीं दोगे। अब जैसे ही 5वां बोतल पी के बाहर निकलने लगे, दुकानदार फिर से बोला कि भाई साहब
अब 5 बोतल जो हमारे यहाँ पर पीता है ना, उसके लिए एक स्पेशल ऑफर हम लोग देते हैं। ये लास्ट एंड फाइनल ऑफर है। ये क्या है कि अब 5 बोतल पीने के बाद हमारे दुकान में हम लोग अपने कस्टमर को बोलते हैं कि जो 6th बॉटल पिएगा ना, उसको हम लोग 500 रुपये देंगे। तो अगर आप 6 बॉटल पियोगे ना, नाउ यू विल गेट 500, आई विल गिव यू 500 ऑन 6th बॉटल। अब क्या हुआ मालूम है, अब तुम्हारे पास एकदम पीने का जगह नहीं है, पेट भर चुका है, पूरा सेटिस्फाइड नहीं, ओवरलोडेड हो चुके, ओवर सेटिस्फाइड हो चुके हो। लेकिन अब जैसे ही उसने बोला कि हम पैसा देंगे, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएंगे, पैसा भी देंगे, अब तुम्हारे मन में लालच आ गया, बोला ये आदमी मेरे को बहुत लूटा है, अब इससे वसूली करने का टाइम आया, अब उससे 500 रुपया वापस लेने का टाइम आया। तो तुमने बोला कि ठीक है चलिए हम आपका एक और बॉटल पे, अब तुमने फाइनली 6 बॉटल कंज्यूम किया। अब पैसे के लालच में तुमने 6 बॉटल कंज्यूम तो किया, लेकिन हुआ क्या मालूम है, नाउ यू आर डिससेटिस्फाइड। अब एकदम अनपच हो गया, मतलब वॉमिटिंग हो गया। अब तुमको अच्छा लगे, 500 रुपये के चक्कर में क्या हुआ कि जो पिए थे वो भी निकल गया पूरा, क्योंकि ये हो गया डिससेटिस्फैक्शन। और यही सीक्वेंस होता है, जब हम लोग किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं तो हर एक यूनिट को कंज्यूम करने के साथ साथ हमारा सेटिस्फैक्शन यानी कि यूटिलिटी धीरे धीरे करके कम होता है। कम होते होते वो एक लेवल पे आके 0 हो जाता है, यूटिलिटी नील हो जाता है। और यूटिलिटी नील होने के बाद भी अगर हम लोग कंजम्पशन जारी रखें, अगर हम लोग यूटिलिटी नील होने के बाद भी कंजम्पशन जारी रखते हैं तो क्या होता है, फिर वो डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है, यानी कि नेगेटिव यूटिलिटी हो जाता है, नेगेटिव यूटिलिटी। और ये इसी चीज को हम लोग यहाँ पर डायग्राम में भी समझते हैं। तुम लोग को समझ में आया क्या बोले, इस पूरे के पूरे थ्योरी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके लेकिन ना कुछ एजम्पशन है, एजम्पशन, ये जो थ्योरी है ना इसके कुछ एजम्पशन है, इस एजम्पशन को समझ के आज का क्लास एंड करेंगे। एजम्पशन का क्या मतलब होता है, देखो किसी भी थ्योरी को जब बनाया जाता है ना, कोई भी फॉर्मूला या थ्योरी जब बनाया जाता है ना, तो उसके बनाने वाले जो लोग होते हैं वो कुछ एजम्पशन भी बनाते हैं साथ साथ में। कोई थ्योरी सिर्फ ऐसे नहीं बनता, थ्योरी के साथ साथ कुछ एजम्पशन भी बनाया जाता है। एजम्पशन का मतलब वो सिचुएशंस या वो कंडीशन जिसमें वो लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा, यानी जो लॉ बनाया गया है, जो थ्योरी बनाई गई है, वो एप्लीकेबल कब होंगे, वो कब सेटिस्फाई होंगे, इसके लिए कुछ सिचुएशंस बनाए गए हैं। अगर वो एजम्पशन फुलफिल नहीं होगा तो वो लॉ भी काम नहीं करेगा। तो एजम्पशन जो होते हैं वो फुलफिल होने जरूरी होते हैं, वो प्री रिक्विजिट्स होते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसके कुछ एजम्पशन है, यानी कि कुछ प्री कंडीशंस, प्री रिक्विजिट्स है। अगर वो एजम्पशन फुलफिल नहीं होंगे तो ये लॉ भी काम नहीं करेगा। पहला एजम्पशन क्या है कि जो कंजम्पशन होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब बैक टू बैक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक यूनिट अभी कंज्यूम कर रहे हो, एक यूनिट आप कल कंज्यूम कर रहे हो, फिर दूसरा यूनिट परसों कर, गैप नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कंजम्पशन को बीच में गैप दे दोगे तो फिर क्या होगा, तब आपका सेटिस्फैक्शन लेवल डाउन नहीं होगा। सेटिस्फैक्शन लेवल, ये यूटिलिटी डिक्रीज कब होगा, जब आप लगातार कंज्यूम करोगे। कोई भी मान लो जैसे कि कोई मिठाई है, अगर आप लगातार खा रहे हो, एक के बाद एक खत्म हुआ फिर दूसरा खा रहे हो, दूसरा खत्म हुआ तीसरा खा रहे हो, ऐसा करके अगर लगातार कंज्यूम कर रहे हो, कंटिन्यूसली कंजम्पशन कर रहे हो, तभी तो आपका सेटिस्फैक्शन डाउन होगा ना। आज एक मिठाई खाए, रसगुल्ला खाए, फिर कल एक रसगुल्ला खिलाएंगे, फिर परसों एक रसगुल्ला खिलाएंगे, ऐसा करके डेली एक रसगुल्ला खिलाएंगे। जिंदगी में कभी बोर हो गए, हर दिन एक रसगुल्ला मिलेगा, कोई बोर होगा, उसका तो मजा आएगा, बोलेगा हम तो पूरा जिंदगी खा लेंगे, क्योंकि बीच में टाइम गैप हो जा रहा ना। तो इसीलिए इस थ्योरी का एक असम्पशन क्या है, कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस। दूसरा, कंजम्पशन का जो क्वांटिटी होना चाहिए वो यूनिफॉर्म क्वांटिटी, मतलब कंजम्पशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़े क्वांटिटी में कंजम्पशन करना है या बहुत ही छोटे क्वांटिटी में कंजम्पशन करना है। कंजम्पशन एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी में होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब जैसे कि मान लो, इसका भी एक अच्छा एग्जांपल हम देते हैं समझाने के लिए, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स के जो एजम्पशन है ना, ये डायरेक्टली समझ नहीं आएगा, क्योंकि याद करोगे या रटोगे वो एक अलग बात है, पर ऐसे कोरिलेट नहीं कर पाओगे। अभी जैसे कि मान लो सुभाषिस में और स्नेहांश में आपस में चैलेंज लगा कि लड्डू कौन ज्यादा खाएगा। ये दोनों आपस में बोल रहा लड्डू मेरा फेवरेट है, वो भी बोल रहा लड्डू मेरा फेवरेट है, चलो देखते हैं कौन ज्यादा खा सकता है। अब ये दोनों ने लड्डू खाने का कंपटीशन लगाया। तो पहले क्या आया, पहले आया स्नेहांश का बारी। तो सुभाषिस क्या किया, एक इतने बड़े प्लेट में ना बड़ा बड़ा लड्डू जो होता ना, बड़ा बड़ा लड्डू देखते हम लोग पूजा पाठ में चढ़ाते हैं, इतना बड़ा बड़ा लड्डू हनुमान जी को चढ़ाते हैं, मोतीचूर का बड़ा वाला लड्डू। तो उसने एक प्लेट में बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा वाला लड्डू लाकर दे दिया स्नेहांश को। तो स्नेहांश बोल रहा था कि मैं तो आराम से 8-10 लड्डू खा लूंगा, पहले बोल रहा था। जैसे उसने प्लेट में देखा इतना बड़ा बड़ा लड्डू, स्नेहांश घबरा गया, बोला अरे इतना बड़ा लड्डू, मैं तो इसको 2 ही खाऊंगा, मेरा हालत खराब हो जाएगा। नॉर्मल साइज का लड्डू रहता तो मैं 10-12 खा लेता, लेकिन ये तो इतना बड़ा लड्डू है, ये तो 2-3 में ही हालत खराब हो जाएगा।
सुभाषिस बोल रहा है खा के दिखा, तू तो बहुत बोल रहा था लड्डू तेरा फेवरेट है, खा के दिखा। अब स्नेहांश जैसे तैसे करके कोशिश कर रहा है, 1 खाया, 2 खाया, हालत खराब, जैसे तैसे ऊपर वाले का नाम लेके तीसरा खाया, तीसरा खाते खाते एकदम पेट भर गया, बोल रहा और खाया नहीं जा रहा, 3 लड्डू में मेरा हालत खराब। तो 3 लड्डू ये खा लिया। स्नेहांश बोला ठीक है हम तो 3 भी खा लिया, अब देखते तुम कितना खाते हो, चलो तुम खा के दिखाओ, तुम भी खा के दिखाओ, चैलेंज हुआ ना कौन ज्यादा लड्डू खाएगा। तो अब सुभाषिस क्या किया, एक दूसरा प्लेट लेके आया और उसमें ना छोटा छोटा बूंदिया है, बूंदिया समझते हो, बूंदे बूंदे बंगला में बोलते बूंदे, वो बूंदे लेके आया। अब बोला देखो हम इसको खाते हैं। स्नेहांश बोल रहा है ये क्या है, बोला ये लड्डू है, ये छोटा छोटा लड्डू है। बोला देखो लड्डू खाने का कंपटीशन हुआ था, कितना बड़ा लड्डू या छोटा लड्डू उसका साइज का बात नहीं हुआ था, तुमने 3 लड्डू खाया, अब देखो मैं कितना खा रहा हूँ। एक बूंदिया मुंह में डाला, बोला देखो 1, फिर दूसरा डाला 2, तीसरा डाला 3, ऐसे कर करके वो 1-1 बूंदिया खा रहा है और 50 बूंदिया 100 बूंदिया खा लिया। बोला देखो मैंने 100 लड्डू खाया। इस बात का कोई सेंस बन रहा है, कोई कंपटीशन है? क्यों कंपटीशन नहीं है? ये फेयर नहीं है, क्यों बताओ? क्योंकि किसी भी कंपटीशन पे सेम लेवल का कंजम्पशन होना चाहिए। अगर कोई बहुत स्मॉल क्वांटिटी पे कंजम्पशन कर रहा है तो ऑब्वियस बात है वो तो उसका तो सेटिस्फैक्शन गिरेगा ही नहीं, धीरे धीरे करके उसका, और ये तो 3 में ही ये बोर हो गया। तुमको समझ में आ रहा है? इसका जो क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन था वो काफी ज्यादा था, उसका क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन काफी छोटा है। तो क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन या तो बहुत कम हो तो यूटिलिटी बहुत स्लोली फॉल डाउन होगा, और क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन अगर बहुत ज्यादा हो तो यूटिलिटी एकदम फटाफट गिर जाएगा। वो 3 में बेचारा दम तोड़ दिया। नॉर्मल साइज रहता तो 10-15 भी खा लेता, लेकिन 3 में, क्योंकि उसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा था और वो 100 खा लिया। क्यों? क्योंकि छोटा छोटा था। तो इसीलिए जो कंजम्पशन होता ना वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में होना चाहिए। कंजम्पशन हमेशा स्टैंडर्ड, ये सेकंड अजम्पशन है कि कंजम्पशन शुड बी इन अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ज्यादा बड़े क्वांटिटी में और ज्यादा कम क्वांटिटी में, दोनों में से नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में होना चाहिए। थर्ड अजम्पशन ये है कि कंजम्पशन के बीच में आपको कोई दूसरा चीज कंज्यूम नहीं करना है, कोई दूसरा चीज कंज्यूम नहीं करना है। जैसे कि मान लो सुहाना और राया दोनों में फिर से कंपटीशन हुआ, फुचका कौन खाएगा ज्यादा, गोलगप्पा कौन खाएगा। अब ये बोली हम ज्यादा खा लेंगे, वो बोली हम ज्यादा खा लेंगे। फिर फाइनली दुकान पे पहुंचे ये लोग। अब राया क्या कर रही है, दुकानदार से 1, 2, 3, 4 ऐसा करके 20-25 खा ली। लास्ट में 25 कंप्लीट करते करते ये बोली कि ठीक है अब हो गया और नहीं खा पाएंगे। अब बोले कि चलो सुहाना देखते तुम कितना खा पाती, हम तो 25 फुचका खा लिए। अब सुहाना क्या कर रही है, फुचका खा रही है। एक बार नमकीन उसको बोल रही है दुकानदार को कि देखिए भैया हर 2 नमकीन जो झाल वाला होता है ना उसके साथ फिर आप मेरे को तीसरा एक बीच में ना मीठा वाला फुचका दीजिएगा। 2 झाल वाला फुचका, फिर 1 मीठा, फिर 2 झाल वाला, फिर उसके बाद 1 मीठा। मीठा तुमको समझ, एक मीठा पानी होता है, फिर एक नमकीन पानी पुदीना पानी होता है, फिर एक दही वाला होता है, ऐसा करके होता है। तो ये क्या कर रही है, इसको पता है कि अगर मैं झाल वाला खाऊंगी तो मैं तो ज्यादा खा नहीं पाऊंगी, तो 2 झाल वाला फुचका खा रही है, फिर बीच में एक मीठा वाला, फिर 2 झाल वाला खा रही है और मीठा, ऐसे करते करते ये 30-35 खा गई। अब ये राया जो है ये बोल रही नहीं ये तुमने गलत किया। तुम अगर एक ही टाइप का अगर खाती रहती तब तो तुम्हारा सेटिस्फैक्शन गिरता ना। तुमने पहले झाल वाला खाया, नमकीन रसगुल्ला खाया, गोलगप्पा खाया, उसके बाद फिर बीच में तो तुम अपना टेस्ट को फिर क्या कर रही हो, चेंज कर ले रही हो। तुम मीठा खा ले रही हो, कभी दही वाला खा ले रही हो, ऐसा कुछ कर। इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा जो टेस्ट बर्ड्स है वो चेंज हो जा रहा है, सेटिस्फैक्शन तुम्हारा जो है वो वापस से नलीफाई हो जा रहा है। ऐसा नहीं करना है, एक ही सिमिलर चीज को बार बार कंज्यूम करना है, बीच में कुछ नए तरीके का चीज कुछ और कंज्यूम नहीं करना है। अदरवाइज क्या होगा, आप कभी आपका सेटिस्फैक्शन डाउन नहीं होगा। ये इसका तीसरा एजम्पशन है कि सेटिस्फैक्शन जो है वो डिमिनिश तभी होगा, यूटिलिटी तभी डाउन होगा जब बीच में कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होगा। लगातार कंजम्पशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में होना चाहिए, बीच में कोई तीसरा कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट एक और बताते हैं। ठीक है, लास्ट अजम्पशन बड़ा फनी है। लास्ट अजम्पशन बोल रहा है ना कि यूटिलिटी उसी को मिलना चाहिए जो कंज्यूम कर रहा है, यूटिलिटी उसी को मिलना चाहिए जो कंज्यूम कर रहा है। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन उसी को होना चाहिए जो कंज्यूम कर रहा है। अगर कंज्यूम करने वाला कोई और है और सेटिस्फैक्शन किसी और को मिल रहा है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि देखो जो कंज्यूम कर रहा है अगर उसी को सेटिस्फैक्शन मिलेगा तभी तो उसका सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे करके कम होगा ना। कंज्यूम कोई और कर रहा है, सेटिस्फैक्शन किसी और को मिल रहा है तो क्या होगा,
तो कभी भी ये रूल काम नहीं करेगा। तुम लोग बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, जो कंज्यूम करेगा उसी को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कंज्यूम कोई करेगा तो सेटिस्फैक्शन किसी और को कैसे मिलेगा? मिल सकता है। किसी को ऐसा कोई केस याद है? हम एक फनी केस बता रहे हैं। स्नेहांश एक दिन गया अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक कैफे में, बोला चलो आज तुमको कहीं बाहर लेकर जाते हैं और तुमको कुछ खिलाते हैं। वो बोली कि ठीक है, बहुत दिन के बाद सुने कि तुम ऐसा बोले हो, वैसे तो तुम 5 रुपये भी खर्चा नहीं करते हो, लेकिन आज अच्छा दिन लग रहा है, कुछ बर्थडे है तुम्हारा, चलो ठीक है। तो स्नेहांश लेकर गया, कैफे में गया। अब वहाँ पर मेन्यू देख रहा है कि वहाँ पर दुनिया भर की चीज़ें हैं। अब जोश जोश में तो बोल दिया कि चलो लेके खिलाते हैं तुमको, लेकिन पैसे तो लिमिटेड है। अब ये सोच रहा है कि यार क्या करें, तो ये सोच रहा है ना कि अगर 2 आदमी खाएंगे तो बहुत पैसा लग जाएगा, तो बेटर है कि उसी को खिलाते हैं। तो उसने क्या किया, मोहतरमा को बोला, बहन सॉरी जो भी है, ठीक है, वो लेडी को उसने बोला अपनी गर्लफ्रेंड को कि बताओ तुम्हें क्या खाना, तुम अपने हिसाब से ऑर्डर करो। तो उसने जो पसंद था उसने ऑर्डर किया। ये बोल रहा है, अच्छा वो पूछी कि तुम नहीं लोगे कुछ, तो ये बोल रहा है नहीं, मेरा पेट तो तुमको खाता हुआ देखकर ही भर जाएगा, तुम बस खाओ, हम देखेंगे, तुम खाओगी, तुमको खाता हुआ देखेंगे, मेरा मन तो इसी में संतुष्ट हो जाएगा ना, मैं उसी में मेरा पेट भर जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, बोलो खा रही है वो, सेटिस्फैक्शन किसको मिल रहा है, इसको, संतोष इसको मिल रहा है, मन इसका भर रहा है, पेट इसका भर रहा है। एक्चुअली में तो पेट नहीं भर रहा है, पर ही इज बिकमिंग हैप्पी, उसको खाता हुआ देखकर ये खुश हो रहा है, और ये खुश हो रहा है। यहाँ पर क्या केस है बोलो तो, अब मान लो वो लड़की जो है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, वो गुलाब जामुन ऑर्डर करती है, ठीक है, ऐसे कैफे में जाकर गुलाब जामुन ऑर्डर करता नहीं है। मान लो वो लड़की ने गुलाब जामुन ऑर्डर किया, एक गुलाब जामुन खाई, उसके बाद ये बोली और एक खाओ, दूसरा खाई, उसने बोला और एक खाओ, तीसरा खाई, तो बोला और एक खाओ, बोले नहीं और नहीं, 3 बहुत है, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं, बोले नहीं और एक खाओ, और एक खाइए, ठीक है, ठीक है, हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 4th, अब उसका हालत खराब, ये बोल रही है और एक खाओ, वो बेचारी बोल रही है कि देखो अब मेरे से खाया नहीं जा रहा है, हो गया जितना खाना था, पेट भर गया, मन भर गया, और खाया नहीं जा रहा है। ये बोल रहा है ना, मेरे को संतोष ही नहीं हो रहा है, मेरा मन ही नहीं भर रहा है, मेरा सेटिस्फैक्शन ही नहीं आ रहा, तुम खाते जाओ, बस खाते जाओ, तुमको मेरे को देखना है, खाते जाओ। वो लड़की क्या बोली कि मालूम है, बोले बस आज आखिरी बार हम आए तुम्हारे साथ। ये क्या लॉजिक है, खाते जाओ, मतलब हम क्या जन्म के भूखे हैं, खाते जा रहे हैं, और तुमको अरे यार मेरा पेट भर गया, मन भर गया। अब इसका सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं गिर रहा है बोलो तो, वो लड़की तो बोर हो गई, 2, 3, 4 खाते खाते वो बेचारी बोर हो चुकी है, कितना खाएगी। ये क्यों नहीं बोर हो रहा है, क्योंकि कंजम्पशन कोई और कर रहा है, सेटिस्फैक्शन किसी और को मिल रहा है। ऐसा अगर केस होता ना, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे जब माँ अपने बच्चे को खिलाती है, बच्चा बोलता है मम्मी पेट भर गया और नहीं खाना, माँ बोलती है एक और ले लो, एक चम्मच और। ऐसा मम्मी लोग पीछे पीछे भाग भाग के बच्चे खिलाते, देखो घर पे बच्चा पेट पकड़ के बोला मम्मी पेट भर गया और नहीं खाना है, सब खा लिए, मम्मी लोग क्या करिए, दौड़ दौड़ के पूरा अपना कटोरा या जो भी है वो पूरा क्वांटिटी खाली करके तभी मानती है, दौड़ दौड़ के पूरा पीछे पीछे जाके बच्चे को खिलाती है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब पूरा खा लेता है ना, तभी माँ को संतोष मिलता है। समझ में आया? भले बच्चे का पेट भर जाए, वो पेट पकड़ के रोने लगे, लेकिन माँ उसको खिला के ही छोड़ेगी। तो यहाँ पर भी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल एप्लीकेबल नहीं होता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो कंजम्पशन कर रहा है सेटिस्फैक्शन उसी को मिले। कंजम्पशन बच्चा कर रहा है, सेटिस्फैक्शन उसके मदर को मिल रहा है, उसको खाता हुआ देख के। यहाँ अगेन ये क्या है, रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। और क्या ये इंपॉर्टेंट में आता है? यस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इसके अजम्पशन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके नोट्स को हम लोग अगले दिन बुक से रीड करेंगे। ये कार्डिनल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का भी और कार्डिनल अप्रोच का, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे और ऑर्डिनल के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।